कल हमने देखा था मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ था। थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं जो हमने कल देख लिया है। सबसे पहले हमने देखा था जो आइडिया है, विचार है, वो किसने दिया था? एम एन रॉय जी ने विचार रखा था। उसके बाद 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया था। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने फिर कांग्रेस के बिहाफ पर इसकी डिमांड 1939 में 38 में आगे रखी थी। फिर उसके बाद 1940 में जो ब्रिटिशर है उन्होंने सैद्धांतिक रूप में इन प्रिंसिपल अगस्त ऑफर के द्वारा इस डिमांड को माना था सैद्धांतिक रूप से। उसके बाद फिर क्रिप्स प्रपोजल में हालांकि जो संविधान वाली डिमांड है वो रिजेक्ट करी गई थी कि भाई अभी तो नहीं, हम जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको ये चीज दिलाएंगे। फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन आया था, जिस कैबिनेट मिशन में तीन लोग थे। तीनों के तीनों ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। एक थे आपके पैट्रिक लॉरेंस जो कि इसके चेयरमैन थे। उसके बाद जो स्टेफर्ड क्रिप्स थे। और तीसरे जो आपके अलेक्जेंडर थे। ठीक है। और इसकी प्रमुख विशेषता कि इसी ने फिर भारत का जो संविधान बना है वो इसी फॉर्मूले के तहत बना था। और जो अलग अलग जो क्या क्या स्कीम थी संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जो हमने कल देख ली थी। जिन्होंने नहीं देखी वो फिर जो यूट्यूब पे आपका आ गया है वो कल वाला वो देख लेना। ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो ये वाली अपलोड हो गई है। फिर इसके बाद हमने संविधान की जो सभा है जो इसकी संरचना देखी थी कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूट कब हुई थी, और इसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है, कितनी इसकी संख्या थी, और उसके बाद ये कैसे कैसे बनी हुई थी। दो तरीके से बनी हुई थी, प्रिंसली स्टेट्स और जो आपका दूसरा था। ठीक है। तो इसके लिए आप डिटेल में कल हमने देख लिया है। तो जो लोग आप लोग अगर किसी ने नहीं देखा है या फिर ऑनलाइन है तो आप लोग फिर उसको यूट्यूब में देख लेना, वहाँ पे वीडियो डल गई है। ये दो तरीके से उस समय का भारत बटा हुआ था। इस चीज में हम फिर से नहीं जाएंगे। सिर्फ अगर कुछ वैल्यू एडिशन करना है तो आप इतना करो कि जो महात्मा गांधी है वो संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। कभी कभी ये चीज पूछी जाती है कि महात्मा गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। फिर उसके बाद पहली बैठक हुई थी, ये डेट हमने देख ली थी, 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें कुछ कुछ प्रमुख काम हुए थे। जैसे सबसे पहले सिन्हा जी को बनाया गया था अंतरिम अध्यक्ष, और दो बनाए गए थे उपाध्यक्ष, और राजेंद्र प्रसाद को फिर बाद में किया गया था। फिर उसके बाद जो आपका उद्देश्य जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था नेहरू जी के द्वारा, वो कब लाया गया था? 13 दिसंबर को लाया गया था। और उसके बाद फिर कुछ एक हमने ये इंपॉर्टेंट डेट्स देखी थी। ठीक है। सारी की सारी डेट्स हमने देख ली थी कि जैसे सबसे पहले जब राष्ट्रीय ध्वज है वो किस डेट को अंगीकृत किया था संविधान सभा ने। उसके बाद हमने देखा था फिर जो ये पार्टीशन हुआ था, पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था। फिर उसके बाद संविधान को इस डेट को बनकर संविधान तैयार हुआ था, फिर इस डेट को हम बोलते हैं एडोप्टेशन और इनेक्टमेंट वाली डेट। उसके बाद फिर आखिरी बैठक हुई थी जो संविधान सभा की वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसी दिन जो नेशनल सॉन्ग है जो, और दूसरा आपका जो नेशनल एंथम है, ये दोनों भी अपनाया गया था। और उसके बाद फिर संविधान को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। और उसके बाद फिर देश में पहले आम चुनाव हुए थे। तो देश में पहले आम चुनाव, फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ था? 1951-52। तो 1951-52 में देश में पहले आम चुनाव हुए थे। और 1951-52 की क्या कहानी है? वही है कि भाई जो ठंडे एरिया है जहाँ पे बर्फ गिरने वाली थी, तो पूरे देश में चुनाव होने थे 1952 को। बट जो ठंडे 1952 में आप ऐसे समझो कि अप्रैल और मई के आसपास चुनाव होने थे। बट क्योंकि ठंडे एरिया में बर्फ वाला वो होना था इसलिए पहले ही कराए गए। जैसे हिमाचल में भी दो तरीके से कराए गए 1951 में, जो ऊपर वाले इलाके हैं जो बंद हो जाते थे बर्फ गिरने के बाद, और जो बाकी नीचे वाले इलाके वहां पे पूरे देश के साथ 1952 में चुनाव हुए थे। ओके। ये भी हमने देख लिया था कि जो आपका स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, इसके बाद क्या क्या चेंज हुआ था? फिर संविधान सभा ने दो तरह के फंक्शन परफॉर्म किए थे। ठीक है। दोनों के दोनों हमने ये चीजें कल हमने बड़ी आराम से देख ली थी, इसलिए आज हम इसको नहीं देखेंगे। कुछ एक चीजें जो वैल्यू एडिशन के तौर पर है, जैसे कुल कितने सत्र हुए थे संविधान सभा के?
तो संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए थे, और इसको संविधान को बनने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। कहीं कहीं पे ये 17 दिन भी होता है, बट 18 दिन को आपने प्रेफरेंस देनी है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन, इतना समय लगा था संविधान को बनने को। और जो कुल खर्चा है संविधान को बनाने के लिए उस समय पे आया था 64 लाख। ठीक। ये वैल्यू एडिशन वाली चीजें है जो हम जो रह गई थी कल वाली चीजें, ये वाली आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। जैसे काफी बार पूछा जाता है कि जो संविधान सभा थी उसका जो सिंबल है, चिन्ह है, वो क्या था। ठीक है, तो हाथी, एलिफेंट संविधान सभा का चिन्ह था। संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, संवैधानिक जो सलाहकार है, वो किसको बनाया गया था? राव जी को। तो बी एन राव जी को बनाया गया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा वो आपने ध्यान रखना है कि M N रॉय और B N राव। ठीक है, उन दो में थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, B N रॉय और M N राव। अगला है आपका सेक्रेटरी टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, की संविधान सभा के जो सचिव नियुक्त किए गए थे तो उनका क्या नाम है। तो ये भी आपको, ये ऐसे फैक्ट्स है जो पूछे जाते हैं वन लाइनर के तौर पर कभी कभी हमारे से। तो जैसे अयंगर साहब, अयंगर जी थे संविधान सभा के सचिव, सेक्रेटरी। फिर कुछ और चीजें आपको थोड़ी बहुत जो पूछी जाती है कभी कभी, कि जो ओरिजिनल संविधान है, जो मूल संविधान की जो प्रति है, कॉपी है, ये किस भाषा में थी। तो ओरिजिनल संविधान की जो प्रति थी वो आपकी इंग्लिश भाषा में थी। ठीक है, इंग्लिश भाषा में थी। और इसको हैंड रिटन, ये हाथ से लिखी गई है, जो ओरिजिनल संविधान की जो कॉपी है ये हाथ से लिखी गई है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि किसने लिखा है। तो जो लिखा है कैलीग्राफर है, ठीक है, उनका नाम है प्रेम बिहारी रायजादा। ये प्रेम आपको इसलिए संविधान में देखने को मिलेगा, संविधान की जो ओरिजिनल किताब है वहां पे प्रेम देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इसकी कैलीग्राफी है, जो इसने जिस आदमी ने लिखा है अपने हाथ से, उनका नाम है प्रेम बिहारी रायजादा। तो प्रेम बिहारी रायजादा सुलेखक या कैलीग्राफर है। उसके बाद जो आपका यही वाला संविधान है, इसको फर्दर फिर डेकोरेट किया गया है, सजाया गया है अलग अलग चित्र बना के या अलग अलग चीजें करके। तो जो डेकोरेट किया गया है, जिनके द्वारा, दो लोग हैं उनका नाम भी याद रखना है, एक है राम मनोहर सिन्हा और दूसरे है नंदलाल बोस। तो थोड़ा सा ये है कि ये थोड़ा सा इन्होंने सिर्फ सजाया है इसको। ठीक है, अब आज के समय में फिर बाद में हिंदी वर्जन भी संविधान का बना दिया गया है। और जो हिंदी वर्जन जिस आदमी ने लिखा है हिंदी में, उन वो है आपका, उनका नाम है आपका बसंत कृष्ण वैद्य। और उसी को बाद में सजाया गया है फिर लाल, जो नंदलाल बोस है। तो हिंदी संस्करण सुलेख बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया है और नंदलाल बोस द्वारा फिर इसको प्रकाशित किया गया है बाद में। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो थोड़ी सी आपको, जिसमें सीधा प्योर रट्टा है, जो आपको थोड़ा सा रट्टा देखना पड़ेगा। बाकी समझने वाली चीज तो इसमें क्या ही है कि भाई इतना ही है कि भाई पहले इंग्लिश में था, तो जो इंग्लिश में लिखा था वो संविधान ओरिजिनल। अच्छा, एक बार मैंने देखा ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो संविधान है, ओरिजिनल जो संविधान की बुक है वो कहाँ पे रखी गई है। तो वो रखी गई है जो ओल्ड, अब संसद में भी अब ऐसा है ना कि अब हमारा पिछले साल नया संसद बना है, तो जो पुराने वाला संसद है, संसद ओल्ड संसद भवन की जो बिल्डिंग है, वहां पे इसको प्रिजर्व, संरक्षित किया गया है ओरिजिनल संविधान की किताब को। ठीक है, तो ये कुछ एक फैक्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड जो आपको ध्यान देना है। क्या क्या था इसमें, कि सबसे पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो इंग्लिश में थी उसके कैलीग्राफर, उसके सुलेखक कौन थे? रायजादा जी। दूसरा, टोटल खर्चा कितना आया था? 64 लाख हो गया टोटल खर्चा। टोटल टाइम कितना लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। और फिर हिंदी वर्जन किसने लिखा था? कृष्ण वैद्य जी ने लिखा था हिंदी वर्जन। अब एक चीज समझो आप कि संविधान कैसे बना था। संविधान ऐसे बना था कि सबसे पहले कैबिनेट मिशन आया था।
अगर क्विकली रिवाइंड करें कि 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन ने बोला कि संविधान सभा होगी, जो कि मनोनीत और चुनी हुई दोनों का मिक्सचर होगा, और ये संविधान सभा बनाएगी फिर देश का संविधान। संविधान सभा बनी। संविधान सभा जैसे ही बनी तो उसकी तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने रख दिया वहां पे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, और बोला कि आपको थोड़ा सा इसके आसपास, जब संविधान हम बना रहे हैं तो हमको इन मूल चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए उसके बाद संविधान बनने का काम शुरू हुआ। और संविधान बनने में इस तरीके से 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे, और फिर संविधान हमारा पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ और लागू हुआ। अब यहाँ पे जो संविधान बना, उसमें आपको थोड़ी सी एक दो चीजें ध्यान रखनी है। चीजें क्या ध्यान रखनी है? कि संविधान को बनाना था एक इंडिपेंडेंट देश के लिए, एक आजाद भारत के लिए, और यहाँ पे बहुत ही बड़ी विविधता है, डाइवर्सिटी है। इसलिए ये संविधान उनको ऐसा बनाना था जिसमें हम हर एक तबके का ध्यान भी रख सके, हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी का ध्यान भी रख सके। क्योंकि डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, जिस तरह की आप डाइवर्सिटी देखो, इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी, कोई बहुत अमीर है कोई बहुत गरीब है, या फिर आप देखो इसमें रिलीजियस डाइवर्सिटी है, धार्मिक, बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, या फिर आप जोग्राफिकल देखो, कोई बहुत पहाड़ में रहते हैं कोई बहुत प्लेन में रहते हैं, तो सभी की जरूरतें भी अलग अलग होगी। कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब है और कुछ बहुत ही अलग तरह की कास्ट है। इन सभी की जरूरतों को भी पूरा करना था, इसीलिए क्या किया गया कि अलग अलग कमिटीज बनाई गई, समितियां बनाई गई। इन बहुत सारी अलग अलग समितियां बनाई गई, कुछ मेजर यानी प्रमुख समितियां, और कुछ माइनर यानी कुछ छोटी छोटी समितियां बनाई गई। अब क्या होगा कि हर एक, मान लो वुमेन, महिलाओं के लिए कोई प्रावधान बनाना है, तो सभी को बोला गया कि जो समिति महिलाओं के संबंध में है, उसको बोला गया कि आप दुनिया की सभी अच्छे अच्छे संविधान को देखो, और देखो कि उन्होंने महिलाओं के लिए कौन कौन से अच्छे अच्छे प्रावधान दिए हैं। उन प्रावधानों को पढ़ो और कोशिश करो कि उसमें से हम अपने संविधान में क्या क्या डाल सकते हैं, और फिर इस तरीके से एक प्रारूप तैयार करो। तो आप ऐसे समझो कि ऐसे बहुत सारी कमिटियां बनी। मान लो C1 C2 से लेकर के CN, ये अलग अलग समितियां बनी। इनका काम था अलग अलग। मान लो इसमें से एक कमेटी थी महिला के ऊपर, एक कमेटी थी विदेश नीति के ऊपर, एक कमेटी थी शेड्यूल्ड ट्राइब के ऊपर, एक कमेटी होगी मान लो फंडामेंटल राइट के ऊपर। सभी ने देखना था कि हमने क्या क्या चीजें डालनी है। इन्होंने क्या किया, दुनिया के सभी संविधानों को पढ़ा, और उसके बाद इन्होंने देखा कि भाई हम अपने संविधान में क्या क्या चीजें डाल सकते हैं। तो इन्होंने फिर तैयार की कुछ एक चीजें। अब ऐसी कितनी कमेटियां थी? ऐसी बहुत सारी कमेटियां थी। अब इन सभी कमेटियों को बोला गया कि आप प्रावधान डालो, और उन प्रावधानों को भेजो फिर एक कमेटी के पास, जिस कमेटी का नाम होगा ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर प्रारूप समिति। तो ड्राफ्टिंग कमेटी और प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या होगा? इसका काम होगा कि जो भी अलग अलग कमेटियां हैं बनाई गई है संविधान में, उन सभी के जो रिकमेंडेशन है उसको पढ़े, और उसमें फिर देखो कि भाई कितना उसमें से हमको रखना है और कितना हमको अपना ही रखना है, और इसके बेस पे फिर एक ड्राफ्ट है, एक प्रारूप संविधान का तैयार करेगी। तो कैसे हुआ? पहले सारी की सारी कमिटियों ने रिकमेंडेशन दी, और उन रिकमेंडेशन को भेजा गया ड्राफ्टिंग या प्रारूप समिति के पास। प्रारूप समिति ने उसकी छटनी करी, कुछ प्रावधान डाले, कुछ प्रावधान को निकाल दिया, और उसके बाद एक संविधान का प्रारूप या छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन जैसा तैयार किया कि हमारा संविधान ऐसा होगा। इसके बाद इस संविधान, इस जो प्रारूप, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट है, प्रारूप है, उसको रखा गया संविधान सभा के सामने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अब यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन होगी, डिबेट होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, एक एक प्रावधान के ऊपर डिटेल में डिस्कशन होगी।
पहले डिस्कशन होगी, उसके बाद फिर से एक मसौदा तैयार किया जाएगा और फिर लोगों के बीच में जाएगी कि हम आपको ये अधिकार दे रहे हैं, आपको अगर कुछ एक और अधिकार चाहिए तो आप बताओ। फिर लोग उनको बोलेंगे, फिर वो वापस आएगी संविधान सभा में, फिर यहाँ पे फिर से डिबेट होगी, उसके बाद फिर से लोगों के बीच में जाएंगे, फिर से डिबेट होगी, और ऐसे ऐसे करके फिर हमारा फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर तैयार हुआ, लगभग लगभग 3 साल के आसपास। ठीक है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जो आपको ध्यान रखनी है। अब हमको ये कहानी क्यों देखनी पड़ी, क्योंकि हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान सभा की जो अलग अलग समितियां हैं, इन समितियों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन सिंपल इतना होता है, समिति का नाम और उस समिति के जो चेयरमैन है या फिर अध्यक्ष है वो कौन थे। ठीक है। तो कुछ एक समितियों को हम देख रहे हैं। पहले एक बार आप सिंपल देखो, उसके बाद फिर हम इसको कैसे याद रखना है फिर मैं वो बात बताता हूँ आपको। देखो, सिर्फ ये हम देख रहे हैं, देखो दो तरह की कमेटी है, मेजर कमेटी और माइनर कमेटी, प्रमुख समितियां और थोड़ी सी जो उप प्रमुख समितियां है। प्रमुख समितियां सारी की सारी याद करनी है, उप समितियां याद नहीं करनी है, सारी की सारी कुछ कुछ करनी है। कौन सी करनी है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे कैसे याद करना है। सिर्फ प्रमुख 3 से 4 लोग हैं। सबसे पहले तो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर, इन्होंने क्या किया था, जो ये ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना, जो प्रारूप समिति थे, इस समिति के ये अध्यक्ष थे। तो सारी की सारी जितनी भी समितियां थी, सबसे प्रमुख समिति कौन सी थी, ड्राफ्टिंग या प्रारूप समिति थी, क्योंकि इन्होंने संविधान का मसौदा है ड्राफ्ट तैयार किया था। ठीक है। अब इसके बारे में पूछा जाता है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके चेयरमैन कौन थे, और इसके तो सदस्य भी पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चेयरमैन सभी को पता होता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब क्योंकि भीमराव अंबेडकर इस ड्राफ्टिंग समिति के चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, इसीलिए ही इनको ही बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के जो जनक है उन्हीं को ही बोला जाता है। अब इसके जो सदस्य है उनके बारे में देखो आप। यहीं पे देख लो फिर, ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य, प्रारूप समिति के सदस्य, मेंबर्स। ठीक है। क्योंकि पेपर में इनके सदस्यों को पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है। तो लिखो, इसके 7 मेंबर्स थे, इसके 7 मेंबर्स थे। ठीक है। तो सबसे पहले गोपाल स्वामी अयंगर, आप जी अयंगर लिख लो या फिर गोपाल स्वामी अयंगर। पहले तो हो गए गोपाल स्वामी अयंगर। अगले है आपके A K अय्यर, A K अय्यर। A K अय्यर, अयंगर हो गए आपके, दूसरे हो गए A K अय्यर। तीसरे है डॉक्टर K M मुंशी, डॉक्टर K M मुंशी। अयंगर, अय्यर, मुंशी। सैयद मोहम्मद सदुल्ला, सैयद मोहम्मद सदुल्ला। सैयद मोहम्मद सदुल्ला, 4 हो गए। ठीक है। अगले है, पांचवें है आपके N माधव राव, N माधव राव, माधव राव। अब माधव राव हालांकि शुरुआत में ये इसके सदस्य नहीं थे, शुरुआत में एक मित्र करके थे, जिनका बाद में स्वास्थ्य खराब हो गया, इसलिए मित्र ने रिजाइन दे दिया और उसके जगह फिर बनाए गए माधव राव। ठीक है।
तो माधवराव आपको याद रखना है, माधवराव, जिन्होंने BL मित्तर को रिप्लेस किया था। ठीक है। अगले है आपके TT कृष्णामाचारी। इनका नाम आपने पहले सुना होगा, इन्होंने भी खेतान को रिप्लेस किया था। TT कृष्णामाचारी, बताओ कहाँ सुना है इनका नाम। हाँ जी, कोई ऑनलाइन बताओ। TT कृष्णामाचारी। हाँ, तो ये क्या थे? ठीक है, ये थे 7 सदस्य। सातवां कौन है? सातवां खुद जो चेयरमैन है, भीमराव अम्बेडकर जी। तो ये आपको याद रखना है, काफी बार पूछे गए हैं कि बाकियों के तो सिर्फ हमको चेयरमैन याद रखने, ड्राफ्टिंग जो समिति है इसके है भी कुछ नहीं है। अयंगर हो गए एक, अय्यर हो गए दो, मुंशी हो गए तीन, मोहम्मद सदुल्ला हो गए, माधव राय हो गए, और कृष्णामाचारी हो गए। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा कर देना है आपने याद। अब ये देखिए, नहीं, ये नहीं। एक कमेटी हमने देख ली, अब बाकी कमेटियों के बारे में देखते हैं, बाकियों को कैसा याद रखना है। सिर्फ मैंने आपको बोला कि आपको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ 4%। 4% कौन कौन से है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, और आपके जो हमारे राजेंद्र प्रसाद थे। जो भी हमारी प्रमुख कमेटी थी उसमें से सिर्फ एक कमेटी ऐसी थी जिसके अध्यक्ष थे आपके भीमराव अम्बेडकर जी। वो हमने देख लिया, अम्बेडकर जी सिर्फ एक के थे। अब इसके बाद आपको जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद, इनका याद रखना है। तो 1 मिनट के लिए जवाहरलाल नेहरू और पटेल जी को भूल जाओ। 1 मिनट के लिए आप फोकस करो सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र प्रसाद के ऊपर। तो राजेंद्र प्रसाद का कैसे याद रखना है? ये दो कमेटी के अध्यक्ष थे। अब दो कमेटी कौन सी होगी आपको माइंड में याद रखना है, रट्टा नहीं मारना है। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जो राजेंद्र प्रसाद थे वो क्या थे? वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, वो पीठासीन अधिकारी थे। पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो आदमी चला रहा होता है हाउस को, सदन को। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? संविधान सभा की। तो संविधान सभा के जो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। तो राजेंद्र प्रसाद क्योंकि सदन के चलाने वाले थे, इसीलिए चलाने से संबंधित, हाउस को कैसे रन करना है उसके संबंधित अगर कोई कमिटी आपको दिख रही है तो उसके कौन हो गए? राजेंद्र प्रसाद। फॉर एग्जाम्पल, रूल्स ऑफ प्रोसीजर की प्रक्रिया समिति का नियम है, जो जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर यानी कैसे सदन चलेगा, उसके लिए कुछ एक रूल्स बनाने पड़ेंगे ना। तो उन रूल्स के संबंधित फिर चेयरमैन कौन होगा? हमारे राजेंद्र प्रसाद। दूसरा है स्टीयरिंग कमेटी, संचालन समिति। तो स्टीयरिंग यानी चलाना, संचालन करना, और किसका चलाना? यहाँ पे कोई गाड़ी गुड़ी का तो नहीं हो रहा है चलाना, यहाँ पे हो रहा है आपका संविधान का। तो दो समिति, दोनों आसान है। ठीक है, एक होगी चलाने से संबंधित, एक है रूल। दो कीवर्ड रखो याद, संचालन या स्टीयरिंग, और दूसरा हो गया आपका रूल्स ऑफ प्रोसीजर। इन दोनों के कौन है? इन दोनों के है आपके राजेंद्र प्रसाद जी। तो तीन तो हमको ऐसे ही याद होगी, एक होगी ड्राफ्टिंग समिति और दो हो गई चलाने से संबंधित राजेंद्र प्रसाद की, बिना किसी रट्टे के। अब जो बची हुई है वो दो लोगों के बीच में है, एक है पटेल जी और दूसरा है नेहरू जी। ठीक है, अब इन दोनों में जो एक था प्राइम मिनिस्टर, दूसरा था डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, देश का पहला। तो जवाहरलाल नेहरू को थोड़ा सा ज्यादा पावर दी जाएगी, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू हो गए 3 कमेटी के अध्यक्ष और पटेल हो गए 2 कमेटी के अध्यक्ष। तो ज्यादा याद रखना कौन सा आसान है, 3 या 2? 2 है ना। तो हम क्या करेंगे, जो 2 कमेटियां हैं सरदार पटेल की उनको याद करेंगे। ठीक है, तो सरदार पटेल से संबंधित जो 2 समितियां थी आपकी, एक तो थी आपकी, सबसे पहले है सरदार पटेल से संबंधित जो कमेटी थी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन समिति, प्रांतीय संविधान समिति। उस समय पे राज्यों को प्रांत बोला जाता था, प्रोविंस बोला जाता था। जो अलग अलग राज्य थे उनको प्रांत और प्रोविंस बोला जाता था। ठीक है, इसीलिए आपको पता है कि भाई जब देश बना था
उस समय पे जो देश को एक करने का जो काम दिया था वो किसको दिया गया था? पटेल जी को दिया गया था। इसलिए ये कमिटी भी आप आसानी से याद रख सकते हैं कि उस समय पे राज्यों को प्रांत बोला जाता था, प्रोविंस। तो इसके संबंध में जो कमिटी है उसके चेयरमैन भी कौन हो गए? हमारे पटेल जी हो गए। दूसरी कमिटी है जो सबसे बड़ी कमिटी थी, उसके भी अध्यक्ष कौन हो गए? पटेल जी हो गए। ये इतनी बड़ी कमेटी थी कि इसको तोड़ के उप समितियां बनानी पड़ी, सब कमेटी बनानी पड़ी। तो इसका अब आप ऐसे ही याद रख लोगे कि जो सबसे बड़ी कमेटी थी जिसमें तीन चार चीजें हैं, उसके कौन हो गए? पटेल जी हो गए। जैसे एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एरियाज, की जो आपकी मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जनजाति है, इनसे संबंधित जो समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? पटेल जी थे। ठीक है। तो पटेल जी से रिलेटेड दो ही कमेटी है जो आपको याद रखनी है। एक तो होगी प्रांतीय यानी प्रोविंशियल कमेटी, दूसरी होगी आपकी जो ये तीन चार की इकट्ठी है, फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी और शेड्यूल ट्राइब। ठीक है। तो हम अभी तक जितनी वो सभी याद हो गई। इसके बाद जो तीन बची हुई कमेटी है उसके ऑटोमेटिकली अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। वैसे भी ये किसका खेल है? ये तो आपको ऑप्शन में से देखने वाला खेल है। तो हमने जो सबसे ज्यादा आसान था, एक हो गया हमारा अंबेडकर साहब का, दूसरा हो गया आपका राजेंद्र प्रसाद वाली, दो चलाने से संबंधित, और दो देख ली हमने किसकी कमेटी? पटेल से, सरदार पटेल से संबंधित। पांच कमेटी हो गई। बाकी जो बची हुई तीन कमेटी है उसके ऑटोमेटिकली हम मानेंगे कि कौन हो गए? जवाहरलाल नेहरू हो गए। तो कुल 8 मेजर कमेटी थी। 8 मेजर कमेटी के सारे अध्यक्ष हमारे हमने अभी के अभी देख लिया और सभी के सभी याद भी हो गए होंगे। ठीक है। अब अगर ऐसे ही नजर मानिए, जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनियन पावर कमेटी, संघ शक्ति इसके थे, और यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो संघ संविधान समिति है, और स्टेट कमेटी है जो राज्य समिति है, इसके थे। ठीक है। बट मैं तो आपको ऐसा बोलूंगा कि जवाहरलाल नेहरू वाली याद नहीं करना, याद करना पांच, और जो बची हुई है वो ऑटोमेटिकली हो गई जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है जी। तो बढ़िए आगे। ठीक है। ओके। अब इसके बारे में देखो थोड़ा सा, जो ये सबसे बड़ी कमेटी थी ना, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक, और ट्राइबल जो जनजातियों से संबंधित थी, ये मैंने बोला ये सबसे बड़ी कमेटी थी। इसलिए इसको छोटा छोटा कर दिया गया, इसको सब कमेटी में तोड़ा गया, उप समिति में तोड़ा गया। तो इस सब कमेटी उप समिति के चेयरमैन को भी पूछा जाता है, अध्यक्ष को भी पूछा जाता है। ठीक है। तो इनके अध्यक्ष के बारे में देख लेते हैं। जैसे ध्यान से देखना, कमिटी है या सब कमिटी, समिति या उप समिति? सब कमिटी उप समिति ऑन फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। अगर मौलिक अधिकार के ऊपर कमिटी पूछी गई है उसके चेयरमैन है पटेल साहब। अगर पूछी गई है सब कमिटी उप समिति तो उसके चेयरमैन है JB कृपलानी। ये समिति बहुत बार पूछी गई पेपर में। सब कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट, JB कृपलानी। उसी तरीके से जो दूसरी सब कमेटी होगी अल्पसंख्यक के संबंध में, जो उप समिति होगी, इसके चेयरमैन हो गए हमारे HC मुखर्जी। और आप बताओ HC मुखर्जी कौन थे? ये थे देश के पहले हमारे संविधान सभा के ये वाइस प्रेसिडेंट थे, उपाध्यक्ष थे। अब एक और कमेटी बनाई गई है, जैसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज हो गया। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल, फ्रंटियर बोला जाता है जो आगे वाला पहाड़ का हिस्सा था नॉर्थ ईस्ट का, या फिर आप समझो कि सारा का सारा एक्सक्लूडेड इकट्ठा है। आप एक लाइन में याद रखो, जो नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्व है, उसके संबंध में जो समिति बनाई गई थी, उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे गोपीनाथ बारदोलोई। गोपीनाथ बारदोलोई। ठीक है। और लास्ट में रखो एक याद, कि जो आपके, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, एक और सब कमिटी है। देखो जो ये एरिया है ना नॉर्थ ईस्ट में, आप आगे देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट पहले असम था, असम से टूटकर अलग अलग हुआ है। तो जो असम के संबंध में थी,
ठीक है, समिति उसके थे ये वाले, और इसको जो छोड़ के थी जो कमेटी उसके थे ये बी ठाकर। ठीक है, बट पेपर में सबसे ज्यादा ये दो कमेटी पूछी जाती है, पहली और दूसरी। बैठ जाओ। पहली और दूसरी कमेटी है जो ये थी पेपर में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, इसलिए इसको याद रखना है। एक जेबी कृपलानी वाली और दूसरी एचसी मुखर्जी वाली। ठीक है। ओके। ठीक है जी। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़े आगे। ठीक है जी सभी। हो गया। ये कुछ एक माइनर कमेटी भी है, बट ऐसे ही देख लेना, उतना ज्यादा पेपर में नहीं पूछा जाता है, उतना ज्यादा क्या शायद आज तक नहीं पूछा गया है। जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे, माइनर यानी छोटी छोटी समितियां हैं, इनका कभी भी नहीं पूछा गया है। अगर फिर भी किसी को याद रखना होगा तो फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, आप ऐसे ही देख लेना। बट मेरे हिसाब से तो देखने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो देखनी होगी तो कुछ एक देख लेना, जो भी आपकी इच्छा होगी, बट ऐसे कोई जरूरत इसकी नहीं है। अगर आप उतना भी याद रखोगे जितना हमने देख लिया है उतना भी इसमें बहुत होगा। ठीक है। अब देखो, संविधान सभा के रिलेटेड एक दो लास्ट की चीजें इस वाले चैप्टर की, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कभी कभी पेपर में पूछी जाती है, और वो है आपका क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा का अगर आपको क्रिटिसिज्म करना है, या बोलो संविधान सभा का या बोलो संविधान का, अगर आपको इसको थोड़ा सा नकारात्मक रूप से रखना है तो वैसे तो कैसे भी रख सकते हैं। अब मेंस में चीजें थोड़ी सी अलग होती है, बट ऐसे ही कुछ एक स्टेटमेंट के लिए आपको कुछ एक चीजें याद रखनी है। सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म है, अच्छा आपको क्या लगता है संविधान सभा का? एक तो यही होता है कि ये काफी ज्यादा लेंथी है। ठीक है, कि ये बहुत ही बड़ा है, इतना बड़ा संविधान है। और तो दूसरा ये है कि हाँ, कि इसको जो संविधान सभा के जब आप सदस्य देखोगे ना, ये सारे के सारे सदस्य, ऐसा बोला जाता है कि ये क्या थे, कांग्रेस डोमिनेटेड थी। क्योंकि उस समय पे कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी, कांग्रेस डोमिनेटेड थी। तो ऐसा बोला जाता है कि भाई कांग्रेस ने अपने हिसाब से बनाया है, कांग्रेस डोमिनेटेड की हुई संविधान सभा थी। अगला एक और चीज क्या है कि जो भी थे ना, कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर भी थे, ये भी क्या थे उस समय पे, ज्यादातर वकील थे, लॉयर थे। तो संविधान सभा भरी हुई थी वकीलों से। अब जब वकीलों से भरी हुई थी, इसीलिए इसकी जो भाषा है वो बहुत ही ज्यादा जटिल है। इसकी भाषा है वो बहुत ही ज्यादा जटिल है, टेक्निकल इसकी लैंग्वेज है। और वो सारा का सारा क्यों हुआ है? क्योंकि लॉयर लोगों ने इसको लिखा है। ये संविधान बोला जाता है लॉयर के द्वारा, वकीलों के द्वारा बनाया गया है। इसीलिए आम आदमियों के समझ से बहुत ज्यादा परे है, इसीलिए संविधान को समझने के लिए काफी जटिलताएं हमको देखने को मिलती है। ठीक है, एक ये चीज हो गई। दूसरा, इसको बोला जाता है कि संविधान सभा वाज वन पार्टी बॉडी, कि एक ही एक ही जो पार्टी है उसकी ये ज्यादातर बॉडी थी। और आप सभी को पता है कि कांग्रेस उस समय पे सबसे बड़ी बॉडी थी, इसलिए जैसा कांग्रेस ने चाहा वैसा उस समय पे हुआ। इससे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन यहाँ से आज तक पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि कौन सबसे बड़े वो थे आपके क्रिटिक थे भारत के संविधान के, जिन्होंने ये सारी की सारी चीजें बोली कि ऐसा है वैसा है वगैरह वगैरह है। उनका नाम आपको याद रखना है, उनका नाम बहुत पूछा जाता है। बिगेस्ट क्रिटिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्रिटिशर्स थे जिनका नाम था ऑस्टिन। ठीक है, तो जी ऑस्टिन, इनका नाम याद रखना है आपको, जी ऑस्टिन। अगर मान लो कुछ भी आएगा ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिस आदमी ने क्रिटिसिज्म किया है, जिस आदमी ने इंडियन भारत के संविधान को थोड़ा सा क्रिटिसाइज कुछ ज्यादा ही किया है, उनका नाम है जी ऑस्टिन। तो ये नाम याद रखना है कि ये प्रमुख क्रिटिक थे भारत के संविधान के। ठीक है जी, बड़े आगे। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर कौन सा? हाँ, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, लास्ट चीज इसमें रह गई है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, बोला जाएगा मूल संविधान में क्या क्या था।
ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मूल संविधान में क्या क्या था। क्वेश्चन होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से क्या क्या मूल संविधान का भाग था। तो जो ओरिजिनल संविधान था इसमें क्या क्या था, इसमें एक तो था आपका प्रियम्बल। प्रियम्बल हिंदी में जिसको प्रस्तावना बोला जाता है, एक प्रियम्बल था। दूसरा, उसके बाद थे अनुसूचियां, शेड्यूल, शेड्यूल या अनुसूचियां। ठीक है। तो कितने शेड्यूल या कितनी अनुसूची थी ओरिजिनल संविधान में, तो कितनी थी, 8 अनुसूची थी। ठीक है। उसके बाद तीसरा होगा आपका पार्ट्स या फिर भाग, इसको अभी हम समझेंगे आगे, पार्ट्स या फिर भाग। और कितने पार्ट्स या भाग थे, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे, 20 या 22 या 21, 22, 23, तो 22 थे भाग। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। और लास्ट में बचा आपका अनुच्छेद या आर्टिकल। अब क्या क्या होता है अभी समझते हैं 2 मिनट बाद। अभी के लिए सिंपल इतना लिखो, ये आपका आर्टिकल, और कितने आर्टिकल थे, 395 थे अनुच्छेद, आर्टिकल यानी अनुच्छेद। ये था हमारा मूल संविधान। ठीक है, ओके। आज के समय में हालांकि चीजें बदल गई है। आज के समय में जो पहले आपका प्रियम्बल एक होता था, प्रियम्बल आज के टाइम पे भी एक ही है। जो शेड्यूल है या अनुसूचियां हैं वो पहले 8 होती थी और अब 8 से बढ़ करके 12 हो गई है। जो पार्ट्स है या भाग है वो पहले 22 होते थे, अब कितने हो गए हैं, अब कितने, 25 हो गए हैं। पहले आर्टिकल 395 थे, अब आर्टिकल 450 प्लस हो गए। ठीक है, यह है आज का हमारा संविधान। आज के संविधान में यह है। और जो हमारा ओरिजिनल संविधान था 26 जनवरी 1950 वाला, उसमें ये था। और जो हमारा आज वाला है उसमें हमारा ये है। ठीक है। अब इसमें आपको कितना याद रखना है, क्या क्या याद रखना है, देखो। सबसे पहले प्रियम्बल सारा का सारा याद रखना है, जिस जैसा भी होगा हमने आज देखना है। उसके बाद शेड्यूल है, अनुसूचिया है, ये भी आपको 12 की 12 याद रखनी है। उसके बाद पार्ट्स, क्या 22 के 22 पार्ट्स याद रखने हैं, 22 के 22 पार्ट्स तो याद नहीं रखने हैं, बट आप ऐसे समझो कि जो पार्ट्स है, भाग है, वो सारे के सारे याद नहीं करने हैं, वो कुछ एक याद करने हैं। आर्टिकल भी बिल्कुल सेलेक्टेड याद करना है, कुछ कुछ याद करना है। और क्या क्या कुछ कुछ याद करना है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल और इंपॉर्टेंट पार्ट्स को आगे ही देखेंगे। बट जो रही बात ये है, ये तो आपको याद सारी की सारी चीजें करनी ही है। चलो, ये सारे शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं कि ये होता क्या क्या है। मान लो एक कोई भी साधारण बुक है, कोई भी आपकी एक सिंपल बुक है। तो इस बुक में सबसे पहले अगर आप देखोगे, इस बुक को सिंपल बनाने के लिए, मान लो कोई रैंडम बुक है, अगर उसमें पेज नंबर या चैप्टर वगैरह नहीं होते, तो आपको अगर मान लो कुछ पढ़ना है तो पूरे की पूरी किताब देखनी पड़ती कि भाई कौन सी। मान लो एक बुक है, मैं बोल रहा हूँ रामायण की किताब है, रामायण की किताब है, आपको पढ़ना था इसमें जो आपका बाल कांड है वो पढ़ना है आपको। अब आप बाल कांड पढ़ना है तो फिर आप पेज पलटोगे सारे के सारे कि कौन सा कहाँ पे होगा, तो फिर ढूंढोगे वहां पे। बट अगर आपके पास पहले ये इंडेक्स होगा, पेज होगे लिखे हुए, तो आप इंडेक्स देखोगे कि बाल कांड कहाँ पे है, और उसके बाद डायरेक्ट आप फिर पेज को खोलोगे कि इतने नंबर पेज पे है। ठीक है। तो हमारा बुक को सिंप्लीफाई करने का क्या, क्यों हम करते हैं बुक को सिंप्लीफाई, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, कम समय लगे, अच्छे तरीके से हो, इसलिए हम बुक को सिंप्लीफाई करते हैं। इसीलिए आप 1 मिनट के लिए आप ये समझना कि कोई अगर साधारण बुक है, उसमें सबसे पहले क्या होता है, यूनिट्स होती है, यूनिट्स होती है। ठीक है। और उसके बाद उसमें मान लो
कोई बुक है उसमें यूनिट है, मान लो 4 यूनिट है कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 4। उसके बाद हर एक यूनिट को तोड़ा गया होता है अलग अलग चैप्टर्स में, कि ये अध्याय है। चैप्टर्स हो गए, अध्याय हो गए। मान लो ऐसे ऐसे करके 20 चैप्टर हो गए। ठीक है। अब अगर आप एक इंडिविजुअल चैप्टर को भी तोड़ देते हो तो इस इंडिविजुअल चैप्टर के अंडर होते हैं अलग अलग टॉपिक्स। मान लो टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 वगैरह वगैरह। ठीक है। अब आप सेम चीज ऐसे मानो कि ये वाली जो बुक है, जो हम बोल रहे थे कोई साधारण रामायण की बुक है, अब यही वाली बुक है आपकी संविधान की बुक, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक। तो इस वाली बुक में सबसे पहले क्या होता था, हालांकि इंडेक्स होता था। इंडेक्स जिसमें बताया गया है कि इतने पेज पे आपको ये मिलेगा। तो उसी इंडेक्स को हमने संविधान की बुक में बोला है प्रियम्बल, प्रस्तावना। एक बात। उसके बाद जो यूनिट थी, अलग अलग यूनिट थी, उसी यूनिट को हमने संविधान में बोला है अनुसूचियां, शेड्यूल। ठीक है। और जो चैप्टर होते थे अलग अलग, उन चैप्टर को हमने बोला है पार्ट्स या भाग। और जो अलग अलग टॉपिक्स होते थे एक चैप्टर के अंदर, उनको हमने बोला है अनुच्छेद या आर्टिकल। समझ गए। तो ये बेसिक एक सिंप्लीफिकेशन थी चीजों की। अब हमको देखना है एक एक करके ये सारी चीजें। तो सबसे पहले अब हम क्या करने वाले, अभी हमने देखा कि भाई संविधान बना कैसे। अब हमको संविधान को खोल के देखना है। अब हम संविधान को खोलने जा रहे हैं। संविधान को जब हम खोलते हैं तो सबसे पहला जो पेज होता है वो होता है आपका प्रियम्बल का। इसीलिए अब हमको देखना है प्रियम्बल ऑफ इंडिया, भारत का प्रस्तावना, भारत की संविधान की प्रस्तावना। तो अब आप अगले चैप्टर का नाम डालो, चैप्टर नंबर 2। वैसे हर जगह जो चैप्टर 2 होता है वो होता है आपका सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के जो प्रमुख प्रावधान है। बट अगर मान लो हम प्रावधान को पहले पढ़ते हैं तो अभी आपको रटने पड़ेंगे प्रावधान। बट अगर हम पहले पूरा का पूरा संविधान देख लेते हैं तो फिर बाद में आपको वो रटने नहीं पड़ेंगे, ज्यादा अच्छे तरीके से क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी तब आएगी। इसलिए हम पहले चैप्टर वाइज पूरे के पूरे संविधान को पढ़ेंगे, और जब बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी लास्ट में फिर खुद ही समराइज करेंगे कि हाँ ये प्रावधान वहां से लिया था और ये वाला ये प्रावधान है। ठीक है। इसीलिए मान लो मूवी है, अगर मूवी के बारे में पहले हमने हिंट दे दिया कि ये गुंडा है, ये आदमी ऐसा सा है, तो आपको शायद गुंडे का नाम याद रहे या ना रहे। बट जब आपने पूरी की पूरी एक बार मूवी देख ली है तो उसके बाद फिर हीरो का नाम भी याद रहेगा, गुंडे का नाम भी याद रहेगा, और हीरोइन का नाम भी याद रहेगा। ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम आगे चैप्टर 2 है जो हमारा, वो है प्रियम्बल। कहने का मतलब ये है कि इस सब्जेक्ट को, पॉलिटी के सब्जेक्ट को आप प्रैक्टिकल अप्रोच से देखना। हम कहाँ पे थे अभी, हम थे 1950 में, हमने संविधान बना लिया है। अब हमने संविधान के एक एक जो हमने संविधान बनाया है उसको हमने एक आम आदमी को समझाना है, ऐसे अज्यूम करना आप। ठीक है। आप सारे के सारे संविधान सभा के सदस्य थे, अब एक एक आम आदमी को समझाना है। तो आम आदमी को कैसे आप अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, तभी आप खुद भी अच्छे तरीके से समझेंगे। तो लिखो आप प्रस्तावना प्रियम्बल। देखो, सबसे पहली चीज, फर्स्ट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो हमने अभी तक देखा है, हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जब संविधान सभा की बैठक हुई थी तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन तैयार किया गया था, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन तैयार किया गया था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जिसको आपने हिंदी में क्या कहा था, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव सबसे पहले, उद्देश्य प्रस्ताव सबसे पहले तैयार किया गया था किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया जाता है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया। ठीक है। एक चीज। दूसरी चीज, ये था क्या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, ये एक किस्म से गाइडलाइंस थी। ठीक है। गाइडलाइन थी, और किसके लिए थी, संविधान सभा, जो संविधान सभा संविधान बना रहा था उस संविधान सभा के लिए गाइडलाइंस थी। ठीक है।
अब इसके अंदर के कंटेंट को हम कैसे जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी गई थी? तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बना, उसके बाद पूरा का पूरा संविधान बना। जब संविधान बन गया था तो किसी आदमी ने बोला कि संविधान तो बहुत ही टेक्निकल संविधान है और इतना लेंथी संविधान है, तो अगर एक आम आदमी को समझाना है तो उसको क्या हम पूरे का पूरा संविधान पढ़ाएंगे, इतना टेक्निकल संविधान पढ़ाएंगे? फिर किसी आदमी ने बोला कि ऐसा करो, एक एक यूएसए में एक कंसेप्ट है, और यूएसए में एक कंसेप्ट क्या है कि उन्होंने अपने पूरे के पूरे संविधान को एक पेज में समराइज किया है। एक पेज में उन्होंने समराइज किया है और उस पेज को बोला जाता है प्रियम्बल। तो ऐसा देश कौन सा था जिसने सबसे पहले प्रियम्बल को अपने संविधान में जोड़ा था? ये भी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो था अमेरिका। ठीक है, अमेरिका पहला देश था, लिख लेना ये लाइन, जिसने सबसे पहली बार, ऑनलाइन वाले आप लिख लो, अमेरिका पहला देश था जिसने पहली बार प्रस्तावना को अपने संविधान में जोड़ा। फर्स्ट कंट्री विच इंक्लूडेड प्रियम्बल इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका। ठीक है, जिसने प्रस्तावना को अपने संविधान में जोड़ा। फर्स्ट कंट्री विच इंक्लूड कॉन्स्टिट्यू प्रियम्बल इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो थी आपकी अमेरिका। अब इसीलिए बोला गया कि हम भी ऐसा ही कुछ चीज बनाते हैं, अपने पूरे के पूरे संविधान को हम समराइज करते हैं। तो समराइज किया गया फिर पूरे के पूरे संविधान को एक पेज के अंदर, और उस पेज को बोला गया प्रियम्बल। ठीक है, आप ऐसा समझो कि मान लो संविधान कोई डिश है, कोई एक पकवान है पूरा का पूरा। अब उस पकवान में क्या क्या इंग्रेडिएंट डले हैं, क्या क्या चीजें डली है, उनका एक समराइज फॉर्म में आपने एक पेज में लिख लिया, उसी पेज को बोलेंगे प्रियम्बल। तो इसीलिए पहले पूरा का पूरा संविधान बनाया गया। जब पूरा का पूरा संविधान बन गया था, बाद में फिर उसमें जोड़ा गया प्रियम्बल, प्रस्तावना। ठीक है, इसलिए ये बात भी कभी पूछी जाती है कि जो प्रियम्बल है वो पूरे के पूरे संविधान बन जाने के बाद जोड़ा गया है संविधान में। ठीक है, ठीक है जी। अब जो प्रियम्बल है वो क्या है बेसिकली? प्रियम्बल बेसिकली समरी है। समरी है ना, पूरे के पूरे संविधान की समरी है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर पूरे की पूरी समरी है तो फिर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी तो एक किस्म से गाइडलाइन ही थी। तो इसको बोला जाता है इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो शुरुआत में जो उद्देश्य प्रस्ताव बना था, उसी का ही सुधरा हुआ रूप है आज का प्रस्तावना। ठीक है, तो जो आपका प्रियम्बल है वो कुछ नहीं है, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था ओरिजिनल, उसी का ही मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। इसीलिए इसका जो भी कंटेंट था, जो भी चीज इसमें लिखी गई थी, वो हमको सारी की सारी पता कहाँ पे चलेगी? वो चलेगी प्रियम्बल में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्रियम्बल इसका सुधरा हुआ रूप है, तो जो चीजें प्रियम्बल में लिखी गई है वही चीजें तो अल्टीमेटली इसके अंदर भी लिखी हुई थी। ठीक है, तो वही चीजें अब हम फिर आगे देखने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन और प्रियम्बल के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा, दोनों का जवाब एक ही होगा, क्योंकि कंटेंट इसके अंदर एक ही है। ठीक है, तो अगर जितना हमने अभी तक देख लिया है इसमें अगर कुछ डाउट है तो कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन है, अगर आपको, क्योंकि अब हमने प्रियम्बल के कंटेंट में घुसना है, अंदर प्रियम्बल की चीजों को देखना है। अगर अभी तक जितना हमने देखा है उसमें से कुछ डाउट है तो एक बार पूछ सकते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी। कुछ भी नहीं है सभी को? हाँ जी, ऑनलाइन आप लोग बताओ फिर, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फिर आगे बढ़ते हैं नहीं तो। हाँ जी, कुछ बोलो फिर, यस नो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार कंफर्म कर दो। ठीक है,
ठीक है। इस वीकेंड पे टेस्ट भी रखेंगे, जो भी है ना, सैटरडे को, जितना भी सिलेबस होगा उतना। ओके। प्रियम्बल देख लेते हैं फिर। जरूर युगल जी। ठीक है। तो प्रियम्बल आपने सभी ने देखा है, ये है इंग्लिश वर्जन, और इसी का आपका हिंदी वर्जन भी मैं अभी थोड़ी देर में दिखा देता हूँ प्रियम्बल का। चलिए एक बार इंग्लिश वर्जन देखिए, फिर मैं हिंदी वर्जन दिखाता हूँ आपको, ऐसे ही एक बार पढ़ो, क्योंकि इतने से संविधान में सारी की सारी चीजें हैं। ये वाला, अगर आपको प्रियम्बल आ गया, पूरा का पूरा संविधान की जो भावना है, मूल है, वो सभी का सभी आ जाएगा। एक बार इंग्लिश देखते फिर हिंदी। जैसे बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, भारत को एक ऐसा भारत बनाने के लिए संकल्प लेता है, इनटू अ, जो कि कैसा बनाएंगे हम भारत को, सोवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हम भारत को इस तरह का बनाएंगे, अभी आगे एग्जैक्ट वर्डिंग देखेंगे, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, और अपने पूरे के पूरे नागरिकों को हम प्रदान करेंगे क्या, जस्टिस, न्याय प्रदान करेंगे। कैसा न्याय, जो कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल होगा। अगला होगा लिबर्टी, हम आजादी प्रदान करेंगे। कैसी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। ठीक है, एक एक हमने डेप्थ में देखना, अभी जस्ट क्विकली देख रहा हूं मैं। इक्वलिटी, समानता, कैसी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और उन सभी लोगों के बीच में हम प्रमोट करेंगे, बढ़ावा देंगे किसको, फ्रेटर्निटी, भाईचारा को हम बढ़ावा देंगे, ताकि देश का सद्भाव अच्छा बना रहे। अश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, कि हम इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति है, उसकी डिग्निटी, उसको भी हम सम्मान करेंगे, और देश की जो यूनिटी, देश की एकता और अखंडता है, उसको भी हम बना के रखेंगे। इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हम इस संविधान सभा में, बी हेयर बाई डू एडॉप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, हम अब इस संविधान को समर्पित करते हैं, और किस डेट को करते हैं, 26 जो नवंबर है 1949 को, उस दिन को करते हैं। एक बार आप इसका हिंदी वर्जन भी देख लो, उसके बाद फिर एक एक करके हम इसको डिकोड करते हैं। सभी ने, जो एनसीईआरटी की हमारी बुक होती है, वहां पे सबसे पहले यही चीज होती है। तो आपने क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी की बुक से एक पेज फाड़ देना है, और अपने टेबल में चिपका देना है, नहीं तो पूरा का पूरा प्रिंट ऐसे ही कर देना। ठीक है। जैसे, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी में अपने आप को एदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। एक एक वर्ड को मैं तोड़ के बताता हूं। आप ऐसे लिखो कि इतना समझ गए, चलो इसको डिकोड करने से पहले एक चीज आप समझ गए, कि संविधान क्या है, जो प्रियम्बल क्या है, ये क्या है, संविधान का समरी है। ये समरी है। अगर आपको किसी आम आदमी को बताना है कि हमारा देश, हमारा संविधान क्या है, आप प्रियम्बल के इस पेज को समझा दोगे कि हम एक सॉवरेन देश है, हम एक पूरी तरीके से आजाद देश है, हम समाजवाद, हमारी अर्थव्यवस्था है। ठीक है। और हमारे जो सोशल, सामाजिक उद्देश्य है, वो है कि हम लोगों को न्याय दे, ये सारी सारी चीजें करें। एक एक करके बड़े अच्छे तरीके से डिकोड करता है। देखो, अगर हम प्रियम्बल को डिकोड करते हैं, यानी प्रियम्बल के क्या क्या घटक है, ऐसे लिखो आप, उद्देश्य का के घटक, या फिर उद्देश्य का भी बोला जाता है इसको, प्रस्तावना भी बोला जाता है। तो प्रस्तावना के घटक, इंग्लिश में लिखो पार्ट्स ऑफ
प्रियम्बल। प्रियम्बल के क्या क्या पार्ट्स? तो पूरे के पूरे प्रियम्बल को चार तरीके से बांटा जाता है, चार तरीके से तोड़ा जाता है। सबसे पहला है आपका, फर्स्ट जो पार्ट है वो है आपका ये वाला, कि हम भारत के लोग। ये है पहला पार्ट, हम भारत के लोग। इंग्लिश में है बी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये क्या है? ये हमें बता रहा है सोर्स ऑफ ऑथोरिटी। स्रोत क्या है? अधिकार करने का स्रोत, स्रोत क्या है? या फिर संविधान ने किसको शक्ति दी है कुछ करने की? या फिर संविधान बनाया किसने है? तो संविधान किसने बनाया है? हम बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और हम भारत के लोग तो बहुत सारे थे, इसलिए हमने अपने प्रतिनिधि यानी संविधान सभा में जो सदस्य थे वो भी तो हमको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए अगर पूछा जाएगा कि भारत के संविधान की शक्ति का स्रोत, सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, वो है बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ठीक है, एक चीज। अगला बोला जा रहा है कि हम जो भारत के लोग हैं, हम भारत को ऐसा ऐसा बनाएंगे। यानी जो भारत देश है वो कैसा होगा, वो है आपका दूसरा। तो सेकंड इंफॉर्मेशन हमें क्या मिल रही है यहाँ से? वो मिल रही है कि प्रकृति, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की जो प्रवृत्ति है या फिर प्रकृति है वो कैसी होगी। ठीक है, कि हमारा जो भारत का देश बन रहा है वो कैसा होगा, जो भविष्य का भारत है वो कैसा होगा। तो आप यहां से देखो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक, कि भारत का देश कैसा होगा? ये होगा फुली सॉवरिन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या होगा? ये हो गया आपका सॉवरिन। एक दूसरा कैसा होगा, ये चीज समझ रहे हैं आप? चलो पहले एक बार कंप्लीट कर देता हूं, उसके बाद देखते हैं कि हमें चार, इसके चार प्रमुख घटक है, चार पार्ट्स है इंडियन प्रियम्बल के। पहला है जो बता रहा है सोर्स ऑफ ऑथोरिटी, सोर्स ऑफ ऑथोरिटी बी द पीपल ऑफ इंडिया। दूसरा है आपका नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर देश का जो नेचर है, भारत के संविधान है वो कैसा होगा, वो होगा आपका, मैं अभी के लिए सिर्फ इतना लिख देता हूं, पांच की वर्ड है, पांच की वर्ड है। वो है आपके सोवरिन, प्रभुत्व संपन्न, सोशलिस्ट समाजवाद, पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर, और लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक, और गणराज्य यानी रिपब्लिक। ये है कि भाई हमारा देश कैसा होगा। तो ये है हमारे देश का या संविधान का नेचर, प्रकृति। उसके बाद है फिर तीसरा जो हमें इससे मिलती है चीज, वो है आपकी उद्देश्य या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारत के संविधान के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? चार शब्द में याद रखना है, इंग्लिश वाले याद रख लेना, JLEF। JLEF क्या है? J फोर जस्टिस, L फोर लिबर्टी, E फोर इक्वेलिटी, F फोर फ्रेटर्निटी। अब हिंदी में, कि भाई देखो, नेचर क्या होता है कि कैसा कोई आदमी, अगर मान लो मैं एक मिनट के लिए भूल जाओ संविधान है, भूल जाओ एक मिनट के लिए, आप अज्यूम करो किसी एक आदमी को। ठीक है, तो मान लो ऐसे ही मेरे को एक मिनट के लिए अज्यूम करो कि मैं एक आदमी, मैं मनोज, मैं हूं। ठीक है, सबसे पहले मेरा नेचर कैसा है, अगर आपको जानना है कि मैं कैसा आदमी हूं यानी मेरा व्यवहार कैसा है, तो मेरा व्यवहार कैसा है? मेरा व्यवहार है ये पांच कीवर्ड, सोवरिन, सोवरिन। ठीक है, सोवरिन यानी प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब है कि मैं अपनी कोई भी निर्णय है मैं बिना दूसरे को पूछ के खुद ही लूंगा, स्वतंत्र होकर के। दूसरा, समाजवाद। ये एक आर्थिक सिस्टम होता है कि हमारा एक अर्थव्यवस्था का सिस्टम कैसे होगा, वो ऐसा होगा। पंथ निरपेक्ष, जहाँ पे सभी धर्मों को एक नजर से देखा जाता है, सेकुलर। लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक, जो यहाँ पे सरकार होगी कैसी होगी, वो चुनी हुई होगी। और अगला होगा आपका गणराज्य। तो ये तो है मेरा नेचर कि मैं कैसा हूं। दूसरा है कि जो मैं नहीं हूं, जो मुझे बनना है,
वो है मेरे उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। तो मेरे उद्देश्य क्या है? मेरे उद्देश्य है कि मेरे को कैसा बनना है? मेरे को बनना है, ये चार कीवर्ड है। यानी मुझे अपने लोगों को जस्टिस यानी न्याय दिलाना है। दूसरा, मुझे सभी व्यक्तियों को, अपने सभी नागरिकों को क्या देनी है? स्वतंत्रता देनी है, लिबर्टी देनी है, जो कि कैसी होगी? विचार की और आपकी अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना, उपासना की। ठीक है। तीसरा, इक्वेलिटी, सभी नागरिकों के बीच में क्या करनी है? समता या समानता, ये प्रदान करनी है। और चौथा है फ्रेटर्निटी, यानी भाईचारा बोलो आप या फिर बंधुता बोलो, कि मुझे सभी के सभी नागरिकों के बीच में भाईचारा बना के रखना है। तो मैं आपको डिफरेंस समझा रहा हूं नेचर और ऑब्जेक्टिव में। नेचर होता है कि मैं कैसा हूं, यानी जैसा मैं हूं, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चीजें, ये बड़ी बड़ी चीजें बताई गई है नेचर में या फिर प्रकृति में, वो मैंने अचीव कर ली है। मैंने ये चीजें अचीव कर ली है। और जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, यानी ये सारी की सारी चीजें, ये मुझे अचीव करनी है इन दी टाइम्स टू कम। ठीक है। तो अब आप मेरे को भूल करके आओ कि हम बात कर रहे हैं अपने देश की, अपने संविधान की। तो संविधान की अगर हम बात करते हैं, तो जो नेचर है संविधान का या देश का, वो क्या है? ये जो पांच कीवर्ड है या फिर जो ये चीजें हैं, ये हमने अचीव कर ली है। और जो ये चीजें है आपकी, जो JLEF है, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय है, ये हमें अचीव करना है। ठीक है। तो तीन इंफॉर्मेशन होगी। और लास्ट है अब आपकी चौथी इंफॉर्मेशन क्या है? वो है एक डेट जो इसमें दी गई है। और वो डेट कौन सी है? वो डेट है आपकी आज। ये देखो, पढ़ो कि हम ये सब करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एधत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत यानी एडॉप्ट, अंगीकृत यानी एडॉप्ट, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो दो डेट्स है, कौन सी है? डेट ऑफ एडॉप्टेशन एंड डेट ऑफ इनेक्टमेंट। तो चौथी इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है प्रियम्बल से, वो मिलती है डेट ऑफ एडॉप्टेशन एंड इनेक्टमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की अंगीकृत और अधिनियमित की जो तारीख है। ठीक है। ये मिलती है। और तारीख क्या है? तारीख है 26 नवंबर 1949। स्क्रीन क्लियर नहीं है? हमें तो क्लियर दिख रही है। भारती जी, बाकी लोग बताओ जरा, स्क्रीन क्लियर है बाकियों को? ऑनलाइन वाले एक बार स्क्रीन का बताओ, स्क्रीन क्लियर है? हमें यहाँ पे क्लियर दिख रही है। ओके। फिर थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा आपके भी यहाँ पे, बाकियों को भी क्लियर दिख रही है। ठीक है सुमन जी, ये चीजें समझ गए आप? तो अब क्विकली समराइज करते हैं। ये तो आपको रट्टा मार देना है, एक एक शब्द मैं अभी बताता हूँ कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बेसिक आइडिया हमको मिल गया कि जो हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें चार चीजें हैं। सबसे पहला है सोर्स ऑफ ऑथोरिटी, की शक्ति कौन दे रहा है, एक, और वो है आपका बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। दूसरा है नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान का जो प्रकृति है, और वो नेचर क्या है? वो हमने देख लिया है, वो है ये। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बोलूँ ना, ये जो शब्द है ना, इसको भी आपको इसी क्रोनोलॉजी में याद करना है जिसमें ये है। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे अभी आपको डिटेल में बताऊंगा मैं। जैसे अगर शब्द है ना, ये क्या क्या है? ये आपका सोवरिन, सबसे पहले सोवरिन यानी प्रभुत्व संपन्न। दूसरा है आपका सोशलिस्ट यानी समाजवाद। तीसरा है आपका सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष। चौथा है आपका डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, और पांचवा है आपका गणराज्य। तो इसको आपको इस ही क्रोनोलॉजी में याद करना है: सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है। तो एक ये वाला ऑर्डर हो गया। अब हमको इसका जो एक एक शब्द है ना, आगे हम इसको तोड़ेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। और उसके बाद है फिर आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हमको अपना जस्टिस प्रदान करना है हमको। ठीक है। और वो जस्टिस कैसा होगा?
देखो, अगर आप इसमें बात करते हैं, इसकी तो चलो हमको डिटेल में चीजें करनी है कि जस्टिस प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है जो हमको अचीव करना है? सबसे पहले कि हमको जस्टिस प्रदान करना है। क्या प्रदान करना है आपको? न्याय प्रदान करना है। और न्याय कैसा प्रदान करना है? हमने देखा था ना पीछे, जस्टिस कैसा न्याय? सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। सोशल यानी सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या होगा? कि सारे के सारे लोग समान होंगे, कोई भी सामाजिक असमानता नहीं होगी, जस्टिस। और अगला होगा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस यानी आर्थिक न्याय, कि भाई कोई अमीर और कोई गरीब नहीं हो, सारे के सारे बराबर हो, इगेलिटेरियन समाज हो ये। राजनीतिक, पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय क्या होगा? राजनीतिक न्याय यही होगा कि सभी लोगों को समान अवसर मिले राजनीति में भागीदार बनने का, पार्टिसिपेशन करने का, ठीक है। और दूसरा क्या था आपका? लिबर्टी। दूसरा है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कैसी थी? लिबर्टी ऑफ थॉट, विचार की। कोई आदमी स्वतंत्र होकर के अपने मन में जो विचार आ रहा है वो विचार डाले, कोई और बाहर से उसमें कोई विचार ना डाले, ठीक है। ठीक है, ओके। तो कहाँ पे था मैं? लिबर्टी। लिबर्टी यानी किस तरह की स्वतंत्रता हम अपने नागरिकों को प्रदान करेंगे, तो कैसी कैसी है? लिबर्टी ऑफ थॉट, विचार की आजादी। हम विचार नहीं थोपेंगे नागरिकों के ऊपर कि तुम यही सोचो। लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, कि जिस तरीके से भी एक्सप्रेस करना है, अभिव्यक्ति है। और विश्वास है, बिलीफ, जैसा जिसका विश्वास है, चाहे फिर वो किसी भी तरह का, किसी को जैसा भी विश्वास रखना है, चाहे वो धर्म के कंटेक्स्ट में चाहे किसी और कंटेक्स्ट में है। और धर्म के मामले में किसी को धर्म मानना है, किसी को धर्म नहीं मानना है। कोई एथिस्ट है जो भगवान को नहीं मानते, कोई थीस्ट है। जो एथिस्ट है उसके ऊपर भी दबाव नहीं डालेंगे भाई तू इस भगवान को मान। और जो नहीं है, जो लोग धर्म को मानते हैं, उन लोगों के ऊपर भी दबाव नहीं डालना है कि इसी भगवान को मान, ठीक है। और आपका उसके बाद कौन सा? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ और बिलीफ। बिलीफ हुई उसी का एक आगे वाला रूप है फिर आपका। अगला है आपका फिर इक्वेलिटी। इक्वेलिटी यानी समता होनी चाहिए। और इक्वेलिटी ऑफ कैसी? इक्वेलिटी अपॉर्चुनिटी, कि सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है किसी को ज्यादा अवसर मिल रहे, किसी को ज्यादा अवसर नहीं मिल रहे। और लास्ट में फिर आपका फ्रेटर्निटी, टू प्रमोट फ्रेटर्निटी, की आपको भाईचारा बढ़ाना है, लोगों के बीच में भाईचारे को बढ़ा के आपको रखना है, ठीक है। और लास्ट में आ गई अब आपकी ये वाली डेट। इतना क्लियर हो गया है? अब एक एक करके अब हम इन चीजों को तोड़ते हैं, एक एक करके इन सारी की सारी चीजों को देखते हैं, ठीक है। और सारी की सारी भी मैं आपको बोलूँ, सिर्फ और सिर्फ ये जो पांच शब्द है ना, यही सारा का सारा प्रियम्बल है, यही पूछा जाता है पेपर में। तो इंग्लिश में भी हो गया आपका। ये चार कीवर्ड है, ऊपर वाले पांच कीवर्ड है: सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब पहले कुछ एक एक दो बेसिक चीज, या फिर चलो बेसिक चीज से पहले, ये हमने देख लिया कंपोनेंट है, चार चीजें हैं। एक एक शब्द को देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा था? सॉवरिन। सॉवरिन क्या है? ठीक है, सॉवरिन क्या है, क्या समझते हैं आप सॉवरिन से, बताओ। हाँ जी, क्या समझते हैं? अब थोड़ा सा आप लोग भी पार्टिसिपेट करो। आप क्या सॉवरिन से समझते हैं? प्रभुत्व संपन्न या सॉवरिन, ये कीवर्ड है।
इससे क्या समझते हैं आप? इंडिपेंडेंस, आजादी। इंडिपेंडेंट डिसीजन। हाँ, आप मैम। दूसरे देश का कोई प्रभाव ना हो। ठीक है, तो सॉवरिन है। वॉइस कम है रीता जी, बाकी लोग बताओ जरा। अच्छा, जो भी प्रॉब्लम है एक बार में बताओ सारी। अगर वॉइस कम है, अगर कुछ ऑडियो वीडियो जो भी है एक बार में बताओ फिर। एवरीथिंग गुड। हम्म। फिर तो आपके क्या पढ़ा सकते हैं हमारे। अच्छा, आजादी, इंडिपेंडेंस और सॉवेरेनिटी दोनों में डिफरेंस है। इंडिपेंडेंस, आजादी हम किसी और से मांग रहे हैं, जैसे हमने आजादी मांगी थी अंग्रेजों से। और आपका सॉवरेन होता है कि जो भाई देश की प्रेजेंट सरकार है। सॉवरेनिटी का या फिर आपका प्रभुत्व संपन्न है, ये हमेशा ही किसके कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है? सरकार के कंटेक्स्ट में, कि जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट क्या अपने निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में, क्या वो आजाद है या नहीं है? अगर आजाद है तो हम बोलेंगे कि ये सरकार सॉवरेन सरकार है, प्रभुत्व संपन्न है। अगर वो आजाद नहीं है तो बिल्कुल बाहरी नियंत्रण से जो पूरी तरीके से मुक्त हो। तो जो बाहरी नियंत्रण से पूरी तरीके से मुक्त हो, जो ऐसी सरकार विच इज इंडिपेंडेंट टू टेक एनी डिसीजन, उसको बोला जाता है सॉवरिन। ठीक है। बाहरी जो जो बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो, बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो। ठीक है, इस सरकार को बोला जाता है सॉवरिन, सॉवरिन गवर्नमेंट। सॉवरिनिटी भी फिर दो तरीके से होती है, हालांकि इतने अंदर की तो शायद जरूरत नहीं है। एक होता है आपका एक्सटर्नल, बाहरी, और दूसरा होता है इंटरनल, अंतरिम। तो बाहरी होती है पावर टू टेक एक्सटर्नल डिसीजन इंडिपेंडेंट, कि अगर विदेश नीति हमारी कैसी होगी, अगर हमारी सरकार खुद तय कर रही है बिना दूसरों को पूछे, तो हम एक्सटर्नल रूप से सॉवरिन है। और देश की सीमा के अंदर अगर हमको कोई भी निर्णय है हम खुद ही ले रहे, तो हम इंटरनल सॉवरिन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉवरिन। दूसरा शब्द है आपका, हाँ जी, दूसरा है सोशलिस्ट, समाजवाद। सोशलिस्ट समाजवाद क्या होता है, ये देखो आप। तो क्या होता है समाजवाद? समाजवाद एक इकोनॉमिक सिस्टम है, आर्थिक सिस्टम है। जब देश आजाद हुआ इंडिपेंडेंस टाइम पे, हम बात कर रहे हैं मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम की, तो देश के आगे एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि हमें अपनी इकोनॉमिक सिस्टम है, जो अर्थव्यवस्था का जो तंत्र है, वो कैसा रखना है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उस समय के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। वो थे आपके लेफ्टिस्ट विचारधारा के। लेफ्टिस्ट विचारधारा जानते हैं आप लोग? वामपंथी विचारधारा क्या होती है? वामपंथी विचारधारा, लेफ्टिस्ट विचारधारा क्या होती है? कॉलेज में आप सभी ने देखा होगा, जो भी लोग होंगे कॉलेज में, एक स्टूडेंट फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन होती थी जिसका नाम था SFI। ठीक है, SFI, इनको बोला जाता था कॉमरेड, या फिर इनके पास होते थे लाल झंडे। ठीक है, तो ये जो विचारधारा है लेफ्ट वाली, यानी वामपंथी वाली जो विचारधारा है, ये क्या विचारधारा थी? एक लाइन में समझ लेना आपने, छोटा सा कंसेप्ट है, कि जिस समय की हम बात कर रहे हैं, दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जानते हैं आप क्या है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति हो रही थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था। औद्योगिक क्रांति में सबसे बड़ा जो शोषण हो रहा था, वो हो रहा था लेबर क्लास का। जो श्रमिक है उनका बहुत ही ज्यादा शोषण हो रहा था। इतना शोषण हो रहा था कि उनकी जो सबसे बड़ी डिमांड थी वो ये थी कि 24 घंटे में से 18 घंटे ही उनको काम करना दिया जाए। यानी जो बचे हुए 6 घंटे हैं उसमें उनको खाने दिया जाए, सोना दिया जाए और बाकी चीजें करने दी जाए। तो आप इससे समझो कि किस लेवल का उनका शोषण हो रहा था, कि आदमी 24 घंटे में से ये डिमांड कर रहा है कि भाई 18 घंटे ही हमें काम करने की
अनुमति हो इतना हमारे वर्किंग आवर को घटाया जाए। अब ऐसा हो इसलिए रहा था क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे मास प्रोडक्शन हो रही थी, मशीनें हो रही थी। और जो एनसीईआरटी की पुराने बुक्स में जो कोड़े मारते थे ना, काम कराया जा रहा है, अगर काम नहीं करा जा रहा है तो फिर उसको कोड़े से मारा जा रहा है। पूरे दिन भर काम कराया जा रहा था, इसीलिए बहुत ही बड़ा श्रमिकों का शोषण हो रहा था। तो इस शोषण को देखते हुए एक बहुत बड़ी विचारधारा उपनी, जिस विचारधारा को बोला जाता है लेफ्टिस्ट विचारधारा। जिस विचारधारा के सबसे बड़े जो जनक थे वो थे आपके कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कार्ल मार्क्स ने बोला कि जितने भी पूरे के पूरे लेबर है, श्रमिक है पूरे के पूरी दुनिया के, आप लोग इकट्ठे हो जाओ। और अगर आप इस हालत से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्रांति करनी पड़ेगी, आपको रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा। और वो क्रांति कैसी होगी? उन्होंने बोला कि समाज दो तरीके से बटा हुआ है। दो तरीके से कैसे बटा हुआ है? एक तो वो लोग हैं जो मालिक है, मालिक यानी जो संपत्ति का, जो कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर है। ठीक है, एक वो लोग है। और दूसरे लोग हैं जिनके पास कोई भी संपत्ति नहीं है, यानी जो लोग लेबर है, जो लोग श्रमिक है। ठीक है, दूसरे है ये लोग। जब तक जमीन का या फिर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो उत्पादन के जितने भी साधन है, उनका मालिकाना हक इन लोगों के पास रहेगा, तब तक जो श्रमिक है उनका शोषण होता रहेगा। ठीक है, जैसे इंग्लिश में उन्होंने इसको बोला था बुर्जुआ क्लास, और इसको बोला था उन्होंने प्रोलिटेरिएट क्लास। तो एज लॉन्ग एज देयर इज दी ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, देयर विल बी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट लेबर क्लास। इसलिए इन्होंने बोला जितने भी सारे के सारे श्रमिक है, सारे के सारे इकट्ठे हो जाओ, और आप लोगों को क्रांति लानी है। और क्रांति कैसे लाओगे? क्रांति ऐसे लाओगे कि आप लोगों को इनको उखाड़ फेंकना है, इनके जो जमीन है उसको हड़पाना है, जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको भी हड़प देना है। तो ये सारा करना कैसे है? और इस विचारधारा को क्या बोला गया? इस ही विचारधारा को बोला गया आपका कम्युनिज्म। ठीक है, कम्युनिज्म। और उस कम्युनिज्म को अचीव कैसे करना है? वो अचीव करना है समाजवाद के द्वारा, सोशलिस्ट के द्वारा। तो ये एक सबसे बड़ी विचारधारा है। यानी कार्ल मार्क्स कैसी सोसाइटी को बनाना चाहते थे? कार्ल मार्क्स एक समाजवाद वाली सोसाइटी को बनाना चाहते थे। अब जो ये जो सोसाइटी होगी, ये कैसी सोसाइटी होगी? ये होगी आपकी ऐसी सोसाइटी जहां पे कोई भी, जहां पे पूरी तरीके से क्या होगी, इक्वेलिटी होगी। अब अगर आपको पीछे वाली कहानी अच्छी लगी ठीक है, नहीं लगी तो भूल जाओ। एक लाइन में याद करो कि समाजवाद या सोशलिस्टिक ऐसे समाज को बोला जाता है जो कि पूरी तरीके से समता मूलक समाज होता है। इंग्लिश में वर्ड है इगेलिटेरियन सोसाइटी। इगेलिटेरियन सोसाइटी को बोला जाता है सोशलिस्टिक सोसाइटी, हिंदी में है समता मूलक समाज। समता मूलक समाज ऐसे समाज को बोला जाता है जहां पे बिल्कुल भी सामाजिक असमानताएं नहीं है, समाज पूरी तरीके से समान है, जहां पे अमीर और गरीब कोई नहीं है, या तो सारे के सारे एक जैसे हैं, जहां पे कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ यानी संपत्ति एक जगह केंद्रित नहीं है, उस समाज को बोला जाता है समाजवाद वाला समाज। ठीक है, तो सोशलिस्ट क्या है? समाजवाद वाला, जहां पे ऐसा समाज है जहां पे कि कोई अमीर और गरीब नहीं है। अब ऐसा समाज बनेगा कैसा? ऐसा समाज बनने के लिए सबसे बड़ा उस समय पे मॉडल था, वो था यूएसएसआर, जो सोवियत संघ था, जिसको आज का रशिया बोलते हैं। तो सोवियत संघ इस सोसाइटी का सबसे बड़ा उदाहरण था। और इसके दूसरे तरफ था आपका अमेरिका, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण था आपका कैपिटलिज्म। तो आप ये आज के बाद ना दो चीजें याद रखो, दो चीजें याद रखना। ये चीज मैं इसलिए इतने डेप्थ में बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज ना फिर से आपको इकोनॉमी में आएगी। ठीक है, अनुज अनुज कह रहे हैं समाज में आर्थिक समानता और गरीबों की मदद करना। जहां पे भी आपको ऐसा हुआ ना, गरीबों के लिए ये करना है, गरीबों को मुफ्त में राशन देना है। आप देखो आज के टाइम पे बीपीएल परिवार होते हैं, बीपीएल परिवार को ज्यादा कम रेट पे या फिर मुफ्त राशन मिलता है। क्यों? क्योंकि हम समाजवाद देश है, सोशलिस्ट देश है, इसीलिए। और सोशलिस्ट तो बोलता ही है कि जितनी भी असमानता है उसको खत्म करना है। तो दो चीज याद रखो आज के बाद, एक होता है कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, और एक होता है आपका सोशलिज्म यानी समाजवाद।
पूंजीवाद और कैपिटलिज्म दोनों एक दूसरे के ओपोजिट है। कैपिटलिज्म जहाँ पे सारी की सारी चीजें प्राइवेट है, जहाँ पे निजी संपत्ति है, जैसे अमेरिका कैपिटलिज्म का परफेक्ट एग्जांपल है अमेरिका, जहाँ पे सारी की सारी चीजें सरकार कंट्रोल नहीं करती, लोग खुद कंट्रोल करते हैं, प्राइवेट। दूसरी तरफ है समाजवाद, जहाँ पे सारी की सारी चीजें कौन कंट्रोल करेगा, जो सरकार है, और वो कोशिश करेगी कि भाई हमारे यहाँ पे सब कुछ बढ़िया रहे इस तरीके से। इसलिए अब आप समझ गए, क्या समझ गए, कि हमारा आर्थिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा रहेगा, सोशलिस्टिक रहेगा। और हमने ये इंस्पायर कहाँ से होकर के लिया, तो जवाहरलाल नेहरू खुद भी इसी विचारधारा से आते थे, इसलिए ये आपको याद रखना है कि सोवियत संघ से हमने ये वाला विचार अपने संविधान में डाला, यूएसएसआर, सोवियत संघ। ठीक है, एक चीज हो गई। अगला है, अब तीसरा कीवर्ड है आपका धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। ये क्या होता है पंथ निरपेक्ष? तो देखो, पंथ निरपेक्ष है यानी जो हमारा जो गवर्नमेंट है, सरकार है। सरकार कैसी हो सकती है, कितने टाइप की सरकार हो सकती है? दो तरह की सरकारें हो सकती है। एक हो सकती है ऐसी सरकार जो धर्म को मानती हो सकती है ना, ऐसी सरकार जो धर्म को मानती हो, उस सरकार को बोला जाता है थीस्ट। जैसे होते हैं ना जो लोग धर्म को मानते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आस्तिक, यानी थीस्ट, आस्तिक। ठीक है, तो सरकार को भी हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि एक आस्तिक सरकार जो धर्म को मानती है। और दूसरी तरफ इसके ऑपोजिट है आपकी ऐसी सरकार जो धर्म को नहीं मानती, इसको बोला जाता है एथिस्ट, यानी नास्तिक सरकार। तो ऐसी सरकार जो धर्म को बिल्कुल भी नहीं मानती, उस सरकार को एथिस्ट सरकार बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल जितने भी कम्युनिस्ट देश है, हिंट है, जितने भी कम्युनिस्ट देश है, कम्युनिस्ट देश हो गए आपके वही जो समाजवाद की विचारधारा को मानते हैं, जो लेबर क्लास वाले देश है, वो लोग बोलते हैं कि भाई धर्म एक जहर है, रिलीजन इज अ अफीम, लाइक अ अफीम। इसीलिए रिलीजन नहीं, जो गरीब आदमी है उसको दो वक्त की खाना, तीन वक्त की रोटी मिलनी चाहिए। धर्म आदमी बाद में देखता है, जब जिसको अपने पेट की टेंशन नहीं है, जिसको तीन वक्त की रोटी नहीं नसीब हो रही है, उसके लिए धर्म कुछ भी मायने नहीं रखता। इसीलिए जितने भी कम्युनिस्ट है वो धर्म को नहीं मानते। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज के टाइम पे देख लो, चाइना। बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा कहाँ पे होता था, चीन में होता था। और आज के समय में देख लो कि चाइना क्या है, बिल्कुल शगुन जी, आज के टाइम पे चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, वहां पे धर्म को नहीं माना जाता। नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, वहां पे एक आदमी है, वही भगवान है, वही बाकी कुछ है, वहां पे भी ऐसी कुछ चीज नहीं है। तो एक तो हो गया है। अब ऐसे देश की बात करता है जो कि थीस्ट है, यानी जहाँ पे धर्म को माना जाता है। ठीक है, जहाँ पे सरकार के द्वारा धर्म को मान्यता मिलती है। उसमें भी दो तरीके से चीजें हैं। अगर सरकार का कोई आधिकारिक धर्म है, ऑफिशियल कोई रिलीजन है पूरे के पूरे सरकार का या पूरे के पूरे देश का, अगर आधिकारिक धर्म है, रिलीजन है, उस देश को बोला जाता है थियोक्रेटिक देश। थियोक्रेटिक इंग्लिश में, हिंदी में धार्मिक देश। ठीक है, तो एक लाइन में लिख लेना, थियोक्रेटिक देश या धार्मिक देश, ऐसा देश जहां पे राज्य का एक आधिकारिक धर्म होता है, वेयर स्टेट हैज अ ऑफिशियल रिलीजन, उसको बोला जाता है थियोक्रेटिक स्टेट, धार्मिक देश, जहां पे राज्य का आधिकारिक धर्म होता है। इसके एग्जाम्पल्स पाकिस्तान, जितने भी पड़ोसी आप याद कर सकते हैं, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, या अरब के जितने भी देश हैं, इन सभी का अपना आधिकारिक धर्म है, इनका इस्लाम धर्म है। इसलिए ये कैसे राज्य है, क्या ये सेकुलर राज्य है? नहीं है, क्योंकि इनका एक आधिकारिक धर्म है, वो कौन सा है, इस्लाम। अब कुछ एक देश ऐसे हैं जहाँ का आधिकारिक रिलीजन है आपका बुद्धिज्म, जैसे मान लो श्रीलंका है, ठीक है, भूटान हो गया, इनका ऑफिशियल रिलीजन है बुद्धिज्म। या फिर कुछ एक और कंट्री आप देख लेना, ऐसी ही कुछ कंट्री है, जैसे मान लो
रशिया है, इटली है, या फिर कुछ और है जिनका ऑफिशियल रिलीजन है आपका क्रिश्चियनिटी। ठीक है। अब इंडिया इसमें से कहीं अभी तक आया? इंडिया अभी तक ना तो यहाँ पे आया है ना यहाँ पे आया है। इंडिया आएगा आपके यहाँ पे। ठीक है। अब इसका ओपोजिट जहां पे धर्म को माना जाता है बट किसी एक धर्म को विशेष दर्जा नहीं मिलता, उस स्टेट को बोला जाता है सेकुलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष स्टेट। सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष। तो ऐसा देश जहां पे सरकार सभी धर्म को एक नजर से देखती है, वेयर एवरी रिलीजन इज ट्रीटेड इक्वली एंड नन ऑफ द रिलीजन इज स्टेट्स ऑफिशियल रिलीजन। जहाँ पे सभी धर्मों को एक नज़र से देखा जाता है और किसी एक धर्म को विशेष धर्म नहीं माना जाता, उस राज्य को बोला जाता है सेकुलर स्टेट या फिर धर्मनिरपेक्ष स्टेट। और इसका एग्जाम्पल हुआ हम खुद इंडिया। ठीक है। तो इसीलिए हम क्या है, हम सेकुलर है। ठीक है। अब जो आप देखोगे ना, दो शब्द है जो आपके सेकुलर और दूसरा कौन सा देखा हमने इससे पहले, सोशलिस्टिक, समाजवाद और सेकुलर। ये दोनों के दोनों जो शब्द है ना, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में नहीं थे। ये दोनों के दोनों शब्द मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। इन दोनों शब्द को हालांकि मैं बाद में बताऊंगा, बाद में जोड़ा गया है बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसको बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है भारत के संविधान में। तो अगर भारत के संविधान के प्रियम्बल में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं थे, तो क्या ये समझा जाए कि भारत शुरुआत में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद देश नहीं था? क्वेश्चन ये है, सारे जवाब दो, ऑनलाइन वाले भी दो। ठीक बोल रहे हैं अनुज जी। राज्य किसी धर्म का समर्थन नहीं करता और सभी धर्मों का सम्मान करता है। बट ये बताओ मेरे को, मैंने आपको बोला कि जब संविधान बना था और उस समय पे जो संविधान में प्रियम्बल बना था, उस समय पे जो सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द है ये नहीं होते थे। यानी जो मैंने आपको बोला ना, जो नेचर है उस समय पे क्या होता था, वो होता था आपका सोवरिन। सोशलिस्ट नहीं होता था, सेकुलर भी नहीं होता था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तीन ही शब्द होते थे वहां पे पहले। तो अगर पूछा जाएगा कि भारत के संविधान का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था एज ऑन 1950, और ऑप्शन में होगा पूरा का पूरा सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो वो गलत होगा। उस समय पे क्या था, उस समय पे सिर्फ सोवरेन यानी संप्रभुत्व संपन्न, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, और रिपब्लिक यानी गणराज्य ही था। ठीक है। अब आप ये सोच के बताओ कि अगर, हाँ जी ऑनलाइन वाले बताओ, सारे लोग बता सकते हैं जिसने भी बताना है कि क्या भारत जब बना था उस समय पे सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं था? ठीक है। हाँ। तो वो सिर्फ इसीलिए ऐड हुए थे कि मतलब सेक्युलर ठीक। स्पेसिफिकली सर मेंशन किया गया था बेसिकली। ओके। हाँ जी ऑनलाइन कोई एक बार बता दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग अगर किसी ने बताना है। आपका नाम क्या है मैम? आपका? हाँ जी, आपका मैम? तो देखो हमको, ओके हेमा जी सोशलिस्ट, नहीं मतलब वो रीजन तो नहीं है हेमा जी जो रीजन आप दे रहे हैं, बट आपको याद रखना है कि हाँ भारत इससे पहले भी आपका था। इससे पहले भारत सोशलिस्ट भी था, सेकुलर भी था, सिर्फ लिखा हुआ प्रियम्बल में नहीं था। ठीक है। प्रियम्बल में नहीं था बट बाकी जो संविधान के और प्रावधान है, जैसे आगे हम देखेंगे फंडामेंटल राइट है या और वहां पे बताया गया था। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि भारत शुरुआत से ही सेकुलर भी है और सोशलिस्ट भी है। बस सिर्फ प्रियम्बल में नहीं लिखा गया था, जो कि बाद में लिख भी दिया गया, बट संविधान के बाकी प्रावधानों से तो हमको पता चलता है कि इंडिया कैसा था। ठीक है। तो ये चीज हो गई।
तो जो भी हम कीवर्ड कर रहे थे उसमें 5 कीवर्ड में से कितने हो गए? 3 हो गए, 2 बचे हुए हैं, उनको देखते हैं। सॉवरेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, और सेकुलर हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया। अब देखते हैं लोकतांत्रिक, यानी डेमोक्रेटिक। ये थोड़ा सा समझने वाला है। वैसे तो बड़ा सिंपल है कहने के लिए, बट इसका बड़ा डीप मीनिंग है। देखो, मैंने आपको कहा था कि डेमोक्रेटिक ये शब्द है कहाँ से निकला है? ये निकला है डेमोक्रेसी से, है ना। डेमोक्रेसी लोकतंत्र, डेमो यानी, डेमो बोला जाता है पीपल, लोगों को। और जो आपका क्रेसी है, या ये शब्द निकला है क्रेटिया से, यानी शासन। ठीक है, क्रेटिया यानी किसका शासन होगा। तो जहां पे शासन किसका होता है? लोगों का होता है, ना कि किसी डिक्टेटर का होता है। ऐसी अर्थ, ऐसी सिस्टम को बोला जाता है आपका डेमोक्रेसी। यानी डेमोक्रेसी जहां पे शासन लोगों का हुआ, और दूसरे इसके ओपोजिट क्या हो गया? इसके ओपोजिट हो गया आपका डिक्टेटरशिप। जहां पे कि किसी एक आदमी का शासन है उसको बोला जाता है तानाशाह या डिक्टेटरशिप। और जहां पे एक नहीं बल्कि सारे के सारे लोगों का शासन है उसको बोला जाता है डेमोक्रेसी। और लोगों का शासन तो बहुत सारे हैं, जैसे मान लो हम हैं, 140 करोड़ है, तो क्या हम सभी का शासन होगा? तो ऐसा तो नहीं होगा। फिर कैसा होगा? यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे लोगों के द्वारा एक सरकार चली चुनी जाती है। और सरकार कैसे चुनी जाती है? इलेक्शन के द्वारा, फ्री और फेयर इलेक्शन होता है और सरकार चुनी जाती है। अब जो ये सरकार चुनी गई है, ये एक फिक्स टाइम के लिए चुनी गई है। जैसे हमारे केस में ये टाइम है 5 साल। अब होता क्या है कि 5 साल तक जो भी डिसीजन हो गए वो लोगों के बिहाफ पे इस सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, ये है आपका डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी में आपको समझना है कि 2 तरह की डेमोक्रेसी होती है। जो समझने वाली बात है, एक तो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष, तो आधा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी इनडायरेक्ट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जांपल्स दो और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जांपल्स दो। एग्जांपल्स तो बात की बात है ना, पहले तो समझना पड़ेगा कि भाई होती क्या है। होती क्या है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र? मैंने बोला था ना, शब्द बड़ा आसान है। लोकतंत्र सभी को पता है, डेमोक्रेसी जहाँ पे फ्री और चुनाव होते हैं। ठीक है, बट डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? हाँ जी। डायरेक्ट सर जहाँ लोग खुद वोट करते हैं, हम्म। इनडायरेक्ट जहाँ रिप्रेजेंटेटिव जैसे हम प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो अगर मतलब आप बोल रहे हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहाँ पे लोग वोट डालते हैं, वो हुआ। और अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट लोकतंत्र जहाँ पे लोग वोट डायरेक्ट नहीं डालते। ठीक है, अगर ऐसा है तो इंडिया फिर किसका एग्जाम्पल है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट का? इंडिया आपके अकॉर्डिंग है? दोनों का नहीं, एक का बताओ। दो में से एक कौन सा? इंडिया डायरेक्ट का है। ठीक है। हाँ जी, सारे लोग एक बार अगर आपको अभी के लिए, यूएसए एंड इंडिया, ओके शगुन जी, ठीक है। बाकी लोग भी बताओ। एक लाइन का है कि इंडिया इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, भारत। अभी मत लिखना, मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन है ऐसा कि भारत प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या क्या गलत है? हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल नहीं है। इंडिया है आपके इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल। ठीक है, अब समझते हैं होती क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैंने कहा था कि सरकार चुनी जाती है, गवर्नमेंट। ठीक है,
अब गवर्नमेंट चुन ली गई है 5 साल के लिए। अब कानून बनाने हैं, चाहे अच्छे होगे चाहे बुरे होगे, वो कौन बनाएगा? वो अब सरकार बनाएगी। ठीक है। मान लो हमने अभी कांग्रेस की सरकार चुनी थी 2022 में। अब क्योंकि हमने इसको चुन लिया है, अब 5 साल तक ये जैसा मर्जी काम करे हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। चाहे कुछ ना करे, चाहे कुछ बुरा करे, तो हमको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको 5 साल के लिए हमने इसको चुना है। ठीक है। तो जो भी इनको काम करना है आने वाले समय में, क्या वो उन कामों को करने के लिए, मान लो कोई कानून बनाना है सरकार को, क्या वो हमें पूछेगी? लोगों को जिन्होंने वोट डाला इनको नहीं पूछेगे ना। तो जहां पे लॉ मेकिंग प्रोसेस, कानून बनाने की प्रक्रिया में लोगों को बार बार पूछा जाता है, जहां पे लोगों को पूछा जाएगा, मान लो सरकार पूछ रही है कि भाई बताइए आप, हम एक कानून लाना चाहते हैं कि सभी बेरोजगारों को नौकरी देनी है। ठीक है। तो क्या ये कानून लाना है या नहीं लाना है? किसको पूछ रहे हैं? लोगों को पूछ रहे हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उसको बोला जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहां पे लोगों को कानून बनाने की प्रक्रिया में सीधे तौर पे शामिल किया जा रहा है। हिंदी में, अगर लोगों को कानून बनाने की प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल किया जा रहा है, यानी लोगों को बार बार पूछा जा रहा है, वो है आपका किसका उदाहरण? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। जहां पे लोगों को कानून बनाने की प्रक्रिया में बार बार पूछा जा रहा है, वो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। अब आप बताओ, भारत सरकार ने इतने कानून बनाए, कभी आप लोगों को पूछा कि हमें, अभी मान लो जैसे रिसेंटली मानो कि अभी बिल लाया जाएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, क्या आप लोगों को पूछा कि भाई क्या हमको लाना है या नहीं लाना है? नहीं पूछा ना। अगर नहीं पूछा है, इसका मतलब है कि भाई आपको नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ 5 साल में 1 साल के लिए आपने एक बार वोट डाल दिया है। अब आपके द्वारा जो सरकार, जो नुमाइंदे चुने गए हैं, अब उनको ही पूछा जा रहा है देश की संसद में, आप बताओ इसको पास करना है या नहीं करना है। ठीक है। तो एक चीज समझो, लॉजिक है सिंपल, कि भाई कहाँ पे ये पॉसिबल है? इंडिया जहाँ पे 140 करोड़ पॉपुलेशन है, अगर हर एक कानून के लिए पूछा जाएगा, 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं, चुनाव कराने के समय पे भी 3-4 महीने के लिए देश ठप हो जाता है, आचार संहिता लग जाती है। तो अगर कानून के मामले में भी इतने सारे लोगों को बार बार पूछना पड़ेगा, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है। इसीलिए ये फिजिबल सिर्फ वहां पे है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है। फॉर एग्जांपल यूरोपियन स्मॉल कंट्रीज, यूरोप की जो छोटे छोटे देश है, फॉर एग्जांपल आपका स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया हो गया, ये जो छोटे छोटे यूरोप के देश है ना, जहाँ की आबादी बहुत कम है, ये एग्जाम्पल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल है। ठीक है। एक चीज बताओ, समझ गए डायरेक्ट डेमोक्रेसी किसको बोला जाता है? जहां पे लोगों को, अच्छा इंग्लिश में तो मैंने बताया नहीं, वेयर बाई पीपल्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। वेयर बाई पीपल्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन लॉ मेकिंग प्रोसेस, जहां पे लोगों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। ठीक है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ठीक है। अब दूसरा है इनडायरेक्ट, जहां पे लोगों को प्रत्यक्ष रूप से इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, हाँ जी, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही जहां पे कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो जहां पे लॉ मेकिंग प्रोसेस किसके द्वारा करी जाती है? बाय दी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, उसको बोला जाता है आपकी इनडायरेक्ट इलेक्शन। वेयर बाई लॉ मेकिंग इज डन बाय दी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, लोगों के प्रतिनिधियों के द्वारा कानून बनाया जाता है। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में डिफरेंस सिर्फ इतना है, जहां पे कानून बनाया जाता है रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, लोगों के प्रतिनिधियों के द्वारा, उसको बोला जाता है अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और जहां पे कानून बनाने की प्रक्रिया है, जो लॉ मेकिंग है, वो किसके द्वारा करी जाती है? बाय द पीपल देमसेल्फ, लोगों को प्रत्यक्ष रूप से जहां पे, तो वो है आपका
डायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जांपल्स स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया। और इनडायरेक्ट के तो सबसे ज्यादा इनडायरेक्ट के ही होते हैं, जितने भी बड़े बड़े देश है जैसे इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, या मोस्ट ऑफ द कंट्री जो भी आपको है वो आपकी कैसी है, वो इसी का ही एग्जाम्पल है। ठीक है। ओके। अगर इतना समझ गए हैं तो एक चीज पूछी जाती है, वो है आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी के इंस्ट्रूमेंट या घटक। इंस्ट्रूमेंट या घटक किसके, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो घटक है, तो प्रमुख तीन है इसमें। कि भाई अगर लोगों को पूछा जाता है ना, तो लोगों को कैसे कैसे पूछा जाता है, तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, तीन से चार चीजें, यही इंपॉर्टेंट है। बोला जाएगा ये किससे संबंधित है। ठीक है। तो सबसे पहले है आपका रेफरेंडम। रेफरेंडम। रेफरेंडम हिंदी में जनमत संग्रह है। रेफरेंडम जनमत संग्रह। दूसरा है आपका प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट हिंदी में इसको बोला जाता है, इसको भी हिंदी में एक ही शब्द से बोला जाता है, जनमत संग्रह ही हिंदी में भी इसका होगा, बट है दोनों अलग अलग, अभी मैं आगे बताऊंगा। तीसरा है रिकॉल। राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल। ठीक है। वापस बुलाने का, वापस बुलाने का अधिकार। वापस बुलाने का अधिकार, राइट टू रिकॉल। और अगला है आपका इनिशिएशन, शुरुआत। इन्हीं कानून की शुरुआत, इनिशिएशन, शुरुआत या पहल बोला जाता है इसको। तो हिंदी में बड़े कॉमन जैसे शब्द है, तो ये क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किसके हथियार है, तो ये किसके हथियार है, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट के। ये आपके इनडायरेक्ट के हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के ये हथियार है। अब देखते हैं ये हथियार है क्या। ठीक है। तो एक एक हथियार देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं राइट टू रिकॉल, वापस बुलाने का हथियार। सबसे पहले बताओ क्या इंडिया के पास ये हथियार है कि नहीं। अगर आपको गैस करना है, क्या भारत में ये वाला है। हाँ जी, कोई ऑनलाइन बताएगा। समीना चौधरी बोल रहे कि है। हाँ जी, आपको लगता है। रेणु जी भी बोल रहे हैं। हाँ जी। किया तो है या नहीं है, बस इतना बताओ। एक लॉजिकल गैस, अगर आपको इंटेलिजेंट गैस करना है 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 ना। तो नहीं है। ठीक है। तो समझ तो लेते हैं कि है क्या। राइट टू रिकॉल क्या होता है, राइट टू रिकॉल। मान लो मैंने आपको कहा कि हमने सुक्कू सरकार को 5 साल के लिए चुना है, मगर अब सुक्कू सरकार अच्छा काम नहीं कर रही। अगर मान लो नहीं कर रही है, ठीक है। तो अगर हमारे पास राइट टू रिकॉल होता, तो हम, सुक्कू सरकार बनी कैसे, हमने एमएलए इलेक्ट किए थे, हमने कांग्रेस के एमएलए को, विधायकों को हमने वोट डाला था, है ना। अब मान लो कि अगर हमारे पास बीच में, और इन एमएलए को जब हमने चुना है, तो इन एमएलए का कार्यालय होता है 5 साल के लिए, कि भाई हमने 5 साल के लिए इनको बना दिया है। बट अगर हम इनको 5 साल से पहले वापस बुला सकते थे, यानी अगर हम 5 साल से पहले चुनाव करा देते कि भाई क्या, ऐसा चुनाव होती कि क्या आप मेरे काम से संतुष्ट है या नहीं है, यानी हम 5 साल से पहले अगर चुनाव करा सकते, ऐसी शक्ति हमारे पास होती, जो कि कहीं कहीं देशों में होती है, उसको बोला जाता है राइट टू रिकॉल, वापस बुलाने का अधिकार। तो क्या हमारे पास है।
नहीं है, इसीलिए राइट टू रिकॉल इंडिया में नहीं है। ये कहाँ पे होता है, इतना तो देखो ना कि हम किसके इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं। ठीक है। बट जो स्विट्जरलैंड जैसी ये छोटी छोटी कंट्री है, वहां पे राइट टू रिकॉल है। वहां पे एक समय के बाद अगर लोग खुश नहीं है अपने प्रतिनिधि से, तो बहुत सारे लोग एक रिजोल्यूशन पास करेंगे कि हम इसकी फिर से वोटिंग, इसको वापस बुलाना चाहते हैं। और अगर मान लो बहुमत से ज्यादा बहुमत से लोगों ने वापस बुला लिया, तो वो आदमी फिर अनसीट हो जाता है। ठीक है। राइट टू रिकॉल समझ के सारे के सारे लोग अगर वापस बुला सकते हैं, हमारे केस में ऐसा नहीं होता। अगर मान लो हमारे केस में होता, तो बस यही होना था कि वापस बुलाते रहते। क्योंकि चाहे चलो सरकार अच्छा नहीं कर रही हो अलग बात है, बट अगर सरकार कितना ही अच्छा कर सकती है, सेटिस्फाइड तो किसी को नहीं किया जा सकता। हाँ, थोड़ा बहुत तो सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है। तो ये हथियार आप समझ गए, राइट टू रिकॉल क्या है, समझ गए ना। अगला है आपका इनिशिएशन, पहल। इनिशिएशन पहल है। अब अगर मान लो कोई भी कानून बनाना है, तो उसकी पहल या शुरुआत, सबसे पहले कानून कहाँ पे बनाया जाता है, राज्य के स्तर पे कानून बनाया जाता है, राज्य की विधानसभा में। और सेंटर के स्तर पे कानून बनाया जाता है संसद में। तो अगर कानून बनाना है, उसकी शुरुआत कौन करते हैं, क्या हम लोग करते हैं, नहीं करते। कौन करते हैं, संसद के केस में जो संसद के सदस्य है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। विधानसभा के केस में जो विधानसभा के सदस्य है, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, यही करते हैं। तो एक चीज ध्यान से रखो, क्या आपके पास कभी भी किसी कानून, मान लो आप कोई कानून बनाना चाहते हैं कि भाई राइट टू एम्प्लॉयमेंट को फंडामेंटल राइट बनाया जाए, मौलिक अधिकार बनाना चाहते हैं आप, जो राइट टू एम्प्लॉयमेंट है। आप इसके लिए कैसे बनेगा, इसके लिए संसद में कानून लाना पड़ेगा। तो क्या अगर आप शुरुआत करेंगे कानून की, क्या क्या उससे कानून बनेगा, नहीं बनेगा। बट कुछ एक देशों में ये अधिकार है कि वहां पे लोग अगर कोई कानून लाना चाहते हैं, तो उनको एक हथियार दिया गया है जिसका नाम है इनिशिएशन। इनिशिएशन क्या हुआ, जहां पे लोग किसी भी कानून की प्रक्रिया को शुरुआत कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। तो एक लाइन में अगर आपको इसको लिखना है, इनिशिएशन को करो, मेथड बाय विच, मेथड बाय विच, हिंदी में इसके बाद बताता हूँ, मेथड बाय विच पीपल कैन प्रपोज अ बिल, people can propose a bill to the legislature, whereby people can propose a bill to the legislature, whereby people can propose a bill to the legislature। हिंदी में वह विधि जिसमें, जिसके माध्यम से, वह विधि, वह विधि जिसके माध्यम से लोग विधानमंडल को अधिनियम के लिए, वह विधि जिसके माध्यम से लोग विधानमंडल को अधिनियम के लिए, विधानमंडल को अधिनियम के लिए एक विधेयक का प्रस्ताव दे सकते हैं। यानी जहां पे विधानसभा के लिए या फिर संसद के लिए लोग प्रस्ताव दे सकते हैं कि भाई इसको, इस प्रस्ताव को लाया जा सके, शुरुआत करी जा सके। एक समराइज करता हूं, यह है वह विधि जिसके माध्यम से लोग विधानमंडल को अधिनियमन, विधानमंडल को अधिनियमन के लिए एक विधेयक का प्रस्ताव दे सकते हैं, एक विधेयक का प्रस्ताव दे सकते हैं। मेथड where people can propose a bill to the legislature for enactment, where people can propose a bill to the legislature for enactment। ठीक है। अब है अगले दो, अगले दो कौन से है, अगले दो है आपके रेफरेंडम और प्लेबिसाइट। काफी जगह को एक ही शब्द के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, प्लेबिसाइट और रेफरेंडम है, एक ही शब्द के रूप में भी इन दोनों को बोला जाता है। प्लेबिसाइट को माना जाता है कि भाई यही रेफरेंडम भी है बहुत सारी जगह पे, मगर डिफरेंस है दोनों में, अलग अलग है, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। हालांकि उतना ज्यादा अंदर तो नहीं पूछा जाएगा, बट एक बार कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए मैं बता देता हूँ। बट आप एग्जाम में अगर पूछा जाता है, तो इतना ही पूछा जाता है कि ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के इंस्ट्रूमेंट है या फिर इनडायरेक्ट के है। तो ये डायरेक्ट क्या है, डिफरेंस क्या है।
डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ इसकी एप्लीकेशन में, कि किसकी ज्यादा बड़ी एप्लीकेशन होगी। तो ज्यादा प्रभावी होगा रेफरेंडम का। एक बात, रेफरेंडम जनमत संग्रह बड़ी चीज है। सबसे पहले कॉमन पॉइंट देखो, उसके बाद देखो डिफरेंस क्या है। जहां पे लोगों को पूछा जाएगा कि क्या ये करना है, क्या ये कानून पास करना है, क्या ये कानून पास करना है कि नहीं करना है, या जरूरी नहीं कानून कुछ और चीज हो सकती है, उसको बोला जाता है, एक अभी तो दोनों बोल रहा हूं मैं, प्लेबिसाइड और रेफरेंडम, जनमत संग्रह। जहां पे लोगों को पूछा जा रहा है, मान लो सरकार को एक नेशन वन इलेक्शन बिल लाना है, तो सरकार पूछ रही है लोगों को कि क्या हमें ये बिल लाना है। लोग बोलेंगे हाँ लाओ, या लोग बोलेंगे नहीं लाना है। ठीक है, ये हुआ आपका रेफरेंडम या आपका प्लेबिसाइड इन जनरल, जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या है, पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। लोग भागीदार बन रहे हैं कानून बनाने की प्रक्रिया में, दोनों जगह। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इसका वाइडर एम्प्लीफिकेशन है और इसका नैरोअर एम्प्लीफिकेशन है। इसका ज्यादा बड़ा प्रभाव है और इसका कम प्रभाव है प्लेबिसाइड का। रेफरेंडम का वाइडर इम्प्लीकेशन है और प्लेबिसाइड का नैरोअर इम्प्लीफिकेशन है। कैसे, मान लो रेफरेंडम लिया जाता है फाइनल रिजल्ट के लिए, फाइनल रिजल्ट के लिए। या फिर मैं बोलूं कि अगर रेफरेंडम के द्वारा लोगों को पूछा गया है, तो सरकार को या फिर जो विधानमंडल होगा उसको वो चीज करनी ही पड़ेगी। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अ, सिलहिट, सिलहिट, सिलहिट असम का एक डिस्ट्रिक्ट होता था। सिलहिट असम का एक डिस्ट्रिक्ट होता था पार्टीशन के समय में। इनको पूछा गया कि क्या आपको हिंदुस्तान में रहना है या फिर आपको पाकिस्तान में जाना है। और वहां पे हुआ जनमत संग्रह, इन्होंने बोला हमको पाकिस्तान में जाना है, इसीलिए असम को फिर भेज दिया गया उस समय के ईस्ट पाकिस्तान में और आज के बांग्लादेश में। देना ही पड़ा, क्यों, क्योंकि इन्होंने जनमत संग्रह के द्वारा बोला कि हमको जाना ही है। ठीक है, इसके ऑपोजिट है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइड में भी लोगों को पूछा जाता है, बट लोगों को सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के लिए नहीं पूछा जाता, लोगों की सिर्फ राय जानने के लिए पूछा जाता है, ओपिनियन के लिए पूछा जाता है लोगों को, उनकी सिर्फ राय जानी जाएगी। इसका एग्जाम्पल लिखो, जब हमारा वही इंटीग्रेशन वाला टाइम चला था, तो एक प्रांत था जूनागढ़, आज का जो साउथ गुजरात है, दक्षिण गुजरात है जूनागढ़। वहां पे लोगों को पूछा गया, बट पूछा गया जनमत प्लेबिसाइट के द्वारा कि क्या आपको भारत में रहना है या पाकिस्तान में रहना है। लोगों ने बोला हमको भारत में रहना है। ठीक है, हालांकि वो सिर्फ प्लेबिसाइट के द्वारा किया गया था, और वहां का जो नवाब था वो फिर पाकिस्तान भाग गया, क्योंकि उसको पता चल गया कि लोगों की ओपिनियन, लोगों की राय क्या है। ठीक है, अगर मान लो प्लेबिसाइट के द्वारा सरकार कुछ पूछ रही है, तो सरकार उसको लागू कर भी सकती है और लागू नहीं भी कर सकती है, बट इसके द्वारा अगर कुछ है तो वो करना ही पड़ेगा। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। यूके ने कराया था ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट अगर आप सभी ने 3-4 साल पहले सुना होगा, कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन, ब्रिटेन है जो आपका, वो सदस्य था यूरोपियन यूनियन का, ईयू का। ठीक है, और इसके लिए लोगों ने बोला कि भाई हमें यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ में नहीं रहना है, हमें यूरोपियन संघ से एग्जिट करना है। इसीलिए वहां की सरकार ने कराया रेफरेंडम, जनमत संग्रह। और उस जनमत संग्रह में वोट पड़े ज्यादा किसके लिए, ब्रेग्जिट के लिए, यानी ब्रिटेन को एग्जिट करना है, हमको बाहर निकलना है यूरोपियन यूनियन से। और इसीलिए जो वो वोट पड़े थे वो थे आपके रेफरेंडम के द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा। ठीक है, तो ये चीजें समझ गए हैं। हाँ जी, कोई ऑनलाइन अगर नहीं समझा है, ये है आपके किसके, ये थे आपके डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के, जो हमने अलग अलग चीजें देखी, देख ली है सारी। अब लास्ट कीवर्ड कौन सा है आपका, लास्ट है आपका रिपब्लिक या गणतंत्र।
ठीक है। तो एक लाइन में याद करो, एक लाइन में कि जो हेड ऑफ द, कल भी मैंने आपको बताया था, जहां पे राज्य का प्रमुख या फिर हेड ऑफ द स्टेट है, अगर राज्य का प्रमुख हेड ऑफ द स्टेट आम लोगों के बीच से है, पीपल के बीच से है, एक ये स्थिति होती है। दूसरी स्थिति है अगर हेड ऑफ द स्टेट या जो राज्य का प्रमुख है वो किसी विशेष परिवार से है, वो सिर्फ हेरिडेटरी बेस है। हेरिडेटरी क्या होता है आपका? हेरिडेटरी होता है कि भाई वो एक विशेष राज परिवार से है, वो एक विशेष परिवार से है। तो कहने का मतलब है जहां पे हेड ऑफ द स्टेट, जो सरकार का मुखिया है, अगर वो सिर्फ एक विशेष परिवार से है, तो ऐसे सिस्टम को बोला जाता है मोनार्क, मोनार्की। ठीक है। अगर हेड ऑफ द स्टेट, जो राज्य का मुखिया है, अगर वो आम लोगों में से होगा, किसी विशेष परिवार से नहीं होगा, तो उसको बोला जाता है रिपब्लिक, गणतंत्र। ठीक है। तो मोनार्क का एग्जाम्पल है आपका यूके, और रिपब्लिक का एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, या ज्यादातर यही होते हैं। ठीक है। तो इंडिया डेमोक्रेटिक भी है, लोकतांत्रिक भी है, और इंडिया रिपब्लिक यानी गणतंत्र भी है। इसीलिए आपने देखा होगा इंडिया का जो पासपोर्ट होता है वो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणतंत्र, भारतीय गणतंत्र। और यूके है, यूके क्या है? यूके डेमोक्रेटिक तो है, सरकार चुनी हुई तो है, बट वो रिपब्लिक नहीं है, गणराज्य नहीं है, वो एक मोनार्की है। ठीक है। तो ये थी हमारी ये वाली चीजें। बताओ इसमें कुछ डाउट है? अगर किसी को तो पूछो। प्रियम्बल की कीवर्ड सारी समझ लिए, बस अब एक थोड़ा सा 5-10 मिनट का अमेंडमेंट वाला है, वो देखेंगे कल। आज ये बताओ जितना हमने देखा इसमें आपको किसी को डाउट है कुछ? दूसरा ये कि अभिनव सर की आज क्लास नहीं होगी ड्यू टू हेल्थ रीजंस, वो उनके वाइफ एडमिट हो गए हैं, तो उस वजह से वो आज क्लास नहीं ले पाएंगे। ठीक है। तो आज आपकी एक ही क्लास होगी। जो लोग आपको अगर कल वाली क्लास आपने, जो लोग नहीं थे आपने देख लिए दोनों, वो आज देख लेना। आप भी जो यूट्यूब पे है क्लासें है, आप लोग भी देख लेना कल वाली। ठीक है। तो इसके बाद आपकी अभी कोई क्लास नहीं होगी। ये बताओ आप, और वीकेंड पे टेस्ट रहेगा, सारे लोग टेस्ट दे देना। इसमें कोई डाउट है जो हमने पढ़ा तो पूछो। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, आप ऑनलाइन वाले अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते, नहीं तो फिर हम एंड कर देंगे क्लास। करो फिर, यस नो कुछ तो बोलो ऑनलाइन वाले। ठीक है जी। ओके। पता चल रहा है सभी? सभी को पता चल रहा है? ठीक है जी फिर। ओके। ठीक है फिर। ओके, थैंक यू।